हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को। अपन पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग का ये सेकंड लेक्चर है, पार्ट 2 बोल दो। इसके अंदर अपन उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीएससीपीआर पढ़ेंगे, इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे वीएससीपीआर को और हाइब्रिडाइजेशन को भी टच करेंगे। ठीक है, करते हैं शुरुआत आज के लेक्चर की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, इतने तो आप समझदार हो ही। ठीक है, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में यार टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां उसको ज्वाइन कर लेना। भैया उससे क्या फायदा होगा, कब क्लास होती है कब नहीं होगी वो आपको पता लग जाएगा। टेस्ट का शेड्यूल वगैरह वहां आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी दे रखा है, तो वो उसको डाउनलोड कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको केमिस्ट्री के बायोलॉजी के टेस्ट को मिल जाएंगे और प्रैक्टिस शीट भी आपको मिल जाएंगी, तो उसको डाउनलोड कर लेना। सब कुछ फ्री है, क्या ही जा रहा है। ठीक है, चलो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने खत्म यहां किया था, ऑक्सो अनाइंस पे खत्म किया था, और मैंने कहा था कि आपको ये सारे करने हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि ये होगा कैसे। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इसी को मैं वापस रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको ये कहा था कि अगर जीरो चार्ज मतलब कोई चार्ज नहीं हो, ठीक है, किसी ऑक्सीजन पे अगर कोई चार्ज नहीं हो, तो या तो वो ऑक्सीजन दोनों साइडों में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा या फिर एक साइड में डबल बॉन्ड से, या तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा या फिर दो उसमें सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो अगर +1 चार्ज है तो एक साइड में मतलब या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर एक साइड में डबल बॉन्ड, एक साइड में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर उस पर -1 चार्ज है तो उस पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ये बात क्लियर हो गई। फिर अपन ने एग्जांपल लिया था किसका, CO3 2 नेगेटिव का एग्जांपल लिया था। अब यहां पर देखो आपको कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो देखो। आप इसके बॉन्ड कैसे पता लगेगा आपको। एक कार्बन है, कार्बन दिख रहा है मुझे, बना दिया मैंने कार्बन। ऑक्सीजन कितने, तीन ऑक्सीजन मैंने बना दिए। अभी मुझे बॉन्ड का नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे इतना दिख रहा है कि इस पर -2 चार्ज है। -2 चार्ज है मतलब सीधा सा क्या हुआ कि दो ऑक्सीजन पे क्या है, -1 चार्ज है। तो दो ऑक्सीजन पे मैंने क्या लगा दिया, -1 चार्ज लगा दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया। भैया ठीक बात करी आपने। अब यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज जब होता है तो क्या आता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है। तो इन दोनों ऑक्सीजन को मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, एक ऑक्सीजन बच गया, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो या तो ये दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा या फिर एक साइड में डबल बॉन्ड से। अब इसके दोनों साइड में जुड़ने की कोई गुंजाइश है नहीं, एक साइड में ही जुड़ने की है, तो उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। बस ये स्ट्रक्चर बन गया। फिर इसका अपन को एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालना था। तो वो कैसे निकलेगा, दो नेगेटिव है तो -2/3 कर देंगे क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, कितने बॉन्ड है जी, 1 2 3 4 बॉन्ड है। कितने ऑक्सीजन है टोटल, 3 है, तो 4/3 इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आ गया। इस प्रकार से ये सारे आपको करने हैं। ये आपका ये मान लो होमवर्क टाइप का है। ठीक है, कर लोगे, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको सहसंयोजक बंध। क्या होता है ये सब जानते हो अब इसके बारे में, कि आपस में बराबर इलेक्ट्रॉन बांटकर एटम्स जो हैं, दो एटम आपस में बराबर के इलेक्ट्रॉन, बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन बांटकर जो बॉन्ड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। मतलब बराबर की हिस्सेदारी होगी। ठीक बात है। मान लो कि मेरे को भैया कोई खाना है, एग्जांपल लेते हैं, मेरे को समोसा खाना है। ठीक है, खाना है तो समोसा मान लो 20 रुपए का आ रहा है। ठीक है, और मैं अपने साथ में दोस्त को भी लेके जा रहा हूं, मेरे पास में 10 रुपए हैं, 10 रुपए उसने दिए, बराबर की हमारी हिस्सेदारी हुई और हमने आधा आधा समोसा खा लिया। ठीक बात है, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपस में बराबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बराबर के इलेक्ट्रॉन, दो एटम मतलब ए और बी एटम है, अगर ए अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बी भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, बराबर की हिस्सेदारी होगी और जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आपने को पता ही है। चलो फिर आते एक टर्म आती है कोवेलेंसी। ठीक है, सहसंयोजकता क्या होती है, ध्यान से सुनना। एक मॉलिक्यूल में एक एटम द्वारा कुल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंसी कहा जाता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में, एक अणु के अंदर एक परमाणु द्वारा कुल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए गए हैं उसी एटम की, वही उस एटम की कोवेलेंसी होती है। मान लो ये ए बी तो ये कोई आपका मॉलिक्यूल है, इसमें ए जो है वो बी के साथ में 2 बॉन्ड बना रहा है, मान लो। ठीक है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, ये 2 बॉन्ड मतलब ये ए की क्या हुई, कोवेलेंसी हुई। ए की कोवेलेंसी कितनी होगी, 2 हो गई। तो जितने बॉन्ड बनाएगा वो उतनी उसकी कोवेलेंसी होती है। अब इसमें कौन कौन से बॉन्ड इंक्लूडेड है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपके सिग्मा भी हो गए, पाई भी हो गया ना, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों को आपको कैलकुलेट कर देख लेना कितने हैं और वही उसकी कोवेलेंसी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि
जो एटम जितने बॉन्ड बनाएगा वो उतनी उसकी क्या है, कोवेलेंसी होगी, जितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उतनी उसकी कोवेलेंसी है। ठीक है, सेकंड पीरियड के तत्वों की अधिकतम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। सेकंड पीरियड के जो तत्व है ना, अरे सेकंड पीरियड पीरियडिक टेबल देखिए भैया, उसमें सेकंड पीरियड है, ठीक है, उस सेकंड पीरियड के जितने भी तत्व है ना, उन सब की कोवेलेंसी क्या होगी, अधिकतम 4 होगी। मतलब ऐसा नहीं कि सबकी 4 ही होगी, नहीं, कम भी हो सकती है, कोई कम 3 बॉन्ड बनाएगा, कोई 2 बॉन्ड बनाएगा, कोई 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अधिकतम 4 ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। आपके जो सेकंड पीरियड वाले जो तत्व हैं उनकी अधिकतम 4 ही हो सकती है। सेकंड पीरियड वाले कौन से हैं वो आपको पता ही है, पीरियडिक टेबल पी ब्लॉक में जाए तो BCnO, ठीक है, और इधर आए अपन तो आपका बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम, ठीक है, ये आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं LiBe, BCnO, Ne, ये सारे जो हैं अधिकतम इनकी 4 कोवेलेंसी, मतलब अधिकतम ज्यादा से ज्यादा ये बॉन्ड कितने बना सकते हैं, 4 ही बना सकते हैं, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। अब इससे भी क्वेश्चन आता भाई, यहां से भी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, इस एक लाइन से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और मैं दिखाऊंगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में या फिर आपके जो प्रैक्टिस शीट है उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन भी करेंगे इस पे बेस्ड। 3D पीरियड के तत्वों की अधिकतम कोवेलेंसी 4 से अधिक हो सकती है। ठीक है, सेकंड पीरियड वाले जो तत्व हैं उनकी अधिकतम कोवेलेंसी 4 ही हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। और वही मैं बात करूं थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट हैं उनकी 4 से अधिक हो सकती है। अब भैया एक बार रीजन भी बता दो, इसका रीजन बता सकता हूं, ठीक है, चलो थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, रीजन भी आपको बता देते हैं। मैं कह रहा हूं सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड वाले, ठीक है, और मैं एक चीज आपको और बता दूं, कोवेलेंट बॉन्ड जो है, ठीक है, एक मैं आपको लिख के बताता हूं, एक बार रुको, बोरोन का बनाते हैं B5, ठीक है, 1s2 2s2 2p1, S का एक कमरा, इस S का भी एक कमरा, P के अंदर 3 कमरे, ठीक है, इसको भर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 भर दिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हुई ग्राउंड स्टेट की बात, ये नॉर्मल स्टेट जिसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब बात करें अपन एक्साइटेड स्टेट की, एक्साइटेड शॉर्ट में ES लिख रहा हूं। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है भैया, एक्साइटेड स्टेट के अंदर अपन क्या करते हैं, अब इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर जब बात करेंगे ना अपन, तो यहां पर कितने बॉन्ड बना सकता है ये बोरोन, एक ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक बात है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कौन बना सकता है, सिर्फ जो सिंगल होगा ना वही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ना, यहां पर इसका कोई जोड़ा है क्या, वही इस इलेक्ट्रॉन का कोई जोड़ा है क्या, नहीं है भैया, ये तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेड जो इलेक्ट्रॉन होगा जिसका कोई जोड़ा नहीं होगा वही क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका कोई जोड़ा नहीं है, भैया एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन क्या बना सकता है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक बात है, जिनका जोड़ा है, इनका देखो जोड़ा है 2 जोड़े में, तो वो क्या है, कभी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक बात होगी। चलो अब एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। एक्साइटेड स्टेट के अंदर होगा क्या कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो बाह्य कोश में मौजूद होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं। यहां पर बाह्य कोश कौन सी है, दूसरी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहां से उठाकर इसको यहां रख देंगे। दोनों भाई रिश्ते में है, दोनों डबल हैं, सिंगल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ी कानाफूसी करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, इसकी बुराई करेंगे और इनका रिश्ता छुड़वाएंगे, इसको उठाकर यहां ले आएंगे। ठीक है, सबको सिंगल कर देंगे। ठीक है, अपना काम क्या है, सबको सिंगल कर देंगे, किसी को रिलेशन में नहीं रहने देंगे भाई, सिंपल बात अपनी। ठीक है, अपन सिंगल है तो सबको सिंगल रखेंगे। ठीक है, जिस दिन हम भी मिंगल हो जाएंगे, हमें भी कोई मिल जाएगा, हम भी क्या है, इनको सिंगल नहीं रहने देंगे, इनको भी डबल रहने देंगे। ठीक है, हमने इसको उठाकर यहां रख दिया। ठीक है, ये क्या एक्साइटेड स्टेट है। अब देखो इसमें कितने हैं भाई, अब इसमें देखो कितने हैं, 3 सिंगल है ना यार, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड बना सकता है ये, 3 बना सकता है। ठीक बात है क्या, 3 बना सकता है, अरे सही है क्या, 3 बना सकता है। अब मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है यहां पर इसके आगे 2p के आगे 2p लास्ट है, उसके बाद में आपका 3s1 स्टार्ट हो जाएगा, और 3s1 जब स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर फिर वैलेंस जो आपकी शेल होगी वो 3 वाली हो जाएगी, 2 वाली नहीं रहेगी। ठीक बात है, फिर आपको 3 वाली काउंट करनी होगी, 2 वाली को तो भूल जाओ, वो बॉन्ड में हिस्सेदारी नहीं लेगी। ठीक है, वैलेंस शेल ही लेते हैं हिस्सेदारी। ठीक,
अब यहां पर ये सुनो कि यहां पर 3a से स्टार्ट हो जाएगी, यहां पर 2d नाम की तो कोई चीज होती नहीं, 2d होती है, 2d सेल नहीं होती, ठीक है। जब मैं बात करता हूं थर्ड पीरियड की बात करता हूं ना, तो थर्ड पीरियड के अंदर 3d शेल भी होती है, और जब 3d होती है तो वहां पर जो है बॉन्ड बनने के ज्यादा चांसेस होंगे। अब आपको ये अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ये एक लाइन याद रखो, इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आया तो वेल एंड गुड, और नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर सेकंड पीरियड में 2d नहीं होती और थर्ड पीरियड में 3d होती है, बस इतना ध्यान में रखो। 3d की वजह से वहां पर क्या है 4 से अधिक बॉन्ड बन सकते हैं, और सेकंड पीरियड के अंदर 2d नहीं होती, इसलिए वहां पर 4 ही बॉन्ड अधिकतम बन सकते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है। अब आपके सामने कुछ कंपाउंड्स हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है या फिर कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपने ये क्वेश्चन देखे भी होंगे, अगर आपने कभी क्वेश्चन देखे उठा के अपने, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते भी हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपको देख लेने हैं। देखो भैया, कंपाउंड एग्जिस्ट, ये वाले कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, इनका अस्तित्व है, ऐसे कंपाउंड होते हैं रियल में, ठीक है, लेकिन ऐसे तो कोई कंपाउंड बन ही नहीं सकते, ये बन ही नहीं सकते, ठीक है। अब यहां से देखना, NCl3 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, BF3 एग्जिस्ट करता है, AlF6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, CCl4 एग्जिस्ट करता है, ClF3 एग्जिस्ट करता है। अब बात करें अपन एग्जिस्ट ये क्यों नहीं करते। NCl5 नाइट्रोजन, मुझे बताओ कौन से पीरियड का एलिमेंट है भाई, नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है भैया, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और यहां पर कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, 5 बॉन्ड बना रखे हैं। और हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि सेकंड पीरियड वाले अधिकतम 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, अगर वो ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहेंगे तो वो 4 ही बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। और इसने कहा कितने बना रखे हैं, 5 बना रखे हैं, 5 बना रखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, खत्म हो गई बात। भाई सेकंड पीरियड वाले 4 ही बना सकते हैं, यहां पर 5 दिखा रखे हैं, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। BF6 को देखो भाई, BF6 एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता, जबकि AlF6 जो है एग्जिस्ट करता है। भाई बैंगन आलू, ठीक है, अरे बैंगन के नीचे तो आलू है, लेकिन AlF6 जो है वो एग्जिस्ट करता है, AlF6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। Al जो है आपका एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड वाले क्या है 4 से अधिक अपने क्या है बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन वही मैं बात करूं BF6 की, तो बोरोन जो है वो कौन से पीरियड का है, वो सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड वाले 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, तो यहां पर जो है ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। फिर बात करें अपन CCl6 नेगेटिव, CCl6 नेगेटिव, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता, नहीं करता। क्यों नहीं करता, कार्बन जो है, कार्बन को देखो भाई, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 6 बॉन्ड बना रखे हैं। 6 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या हुआ कि इसकी 6 कोवेलेंसी है, और कार्बन किसका है, सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड का होने का मतलब क्या है कि 4 से ज्यादा तो बना ही नहीं सकता, यहां पर 6 बना रखे हैं, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके सामने क्या है, देखिए जबकि CCl4 जो वो एग्जिस्ट करता है, CCl4 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 4 तो बना ही सकता है, ठीक बात है। FCl3, अब आपके दिमाग में ये आया होगा भैया FCl3 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। आप ये कह रहे हो कि सेकंड पीरियड वाले जो हैं वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। भले हमने एग्री कर लिया इस बात पे, लेकिन हमें जितना पता है फ्लोरीन जो है वो तो सेकंड पीरियड का ही है, और वो 4 बॉन्ड तो बना ही सकता है, और यहां पर इसने 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, फिर तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। फ्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि फ्लोरीन की अगर एक से ज्यादा बॉन्ड अगर दिखा रखे हैं तो वहां पर फ्लोरीन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पर फ्लोरीन के 3 बॉन्ड दिखा रखे हैं, मतलब सीधी सी बात है फ्लोरीन जो है वो एग्जिस्ट, ये FCl3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 4 से अधिक कोवेलेंसी नहीं दिखाएगा। इनमें से कौन सा जो है वो 4 से अधिक कोवेलेंसी नहीं दिखाएगा। कोवेलेंसी क्या होती है कि 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। PS, ठीक है भाई, ये तो आराम से कर लेंगे, अरे आराम से कर लेंगे, ठीक है। फॉस्फोरस कहां होता है, नई पड़ोसन, ठीक है, तो ये थर्ड पीरियड का है, नाइट्रोजन के नीचे थर्ड पीरियड का है, ठीक है, ये भी थर्ड पीरियड, ठीक है। इनकी बात करें तो ये भी थर्ड पीरियड, ठीक है। ऐसे ही कहां आता है, कहे शिव जी, ठीक है, तो आपके जो है कार्बन के नीचे है, ठीक है, तो ये भी थर्ड पीरियड का है। क्लोरीन ये भी थर्ड पीरियड का है, ठीक है। फिर कल भारत एंटी, तो ये फ्लोरीन के नीचे, ये भी थर्ड पीरियड का है। फिर बात करें कोई नहीं, इनको देख लेते हैं ना, पहले बी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। बोरोन भाई सेकंड पीरियड का है, ठीक है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है,
और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 4 से अधिक कोवेलेंसी नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल सेकंड पीरियड वालों की 4 से अधिक कोवेलेंसी नहीं होती, अधिकतम ही 4 होती है, तो बिल्कुल अपना जो ऑप्शन हो जाएगा सही जो अपना ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं। उपसहसंयोजक बंध कहते हैं इसको, उपसहसंयोजक बंध। कोवेलेंट को क्या कहा था अपन ने? सहसंयोजक बंध। और कोऑर्डिनेट को क्या कहा अपन ने? उपसहसंयोजक। मतलब ये कोवेलेंट जैसा ही है, ठीक है, कोवेलेंट जैसा ही है ये बॉन्ड, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की असमान शेयरिंग से बनता है। वहां पर कोवेलेंट के अंदर क्या हुआ था? समान शेयरिंग हो रही थी, 10 रुपए मैंने दिए, 10 रुपए दूसरे मेरे दोस्त ने दिए और हमने कुछ खा लिया, ठीक है, समान बात हो रही, 10-10 रुपए दिए हमने। यहां पे क्या होगी? असमान शेयरिंग होगी। मतलब बात क्या हुई कि मैं अपने 20 रुपए देके समोसे लिया मैंने और मिल बांट के हमने खाया, पैसे मैंने दिए और खाया हम दोनों ने, ठीक बात है। तो पैसे मेरे अकेले के लगे हैं, तो मतलब क्या ये असमान शेयरिंग है, ठीक है, बराबर की हिस्सेदारी नहीं हुई यहां पे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की असमान शेयरिंग से ये बॉन्ड बनता है, बोले ठीक बात है भैया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच बनता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच बनता है। भैया ये कैसे हुआ? अभी देखो, दिखाता हूं आपको। मान लो कोई एक ए एटम है, ये एक ए एटम है, ये एक बी एटम है, ठीक है, ठीक बात है। मैं ये कह रहा हूं कि इस ए एटम के पास में क्या है? खाली क्या है? इसके पास में एक खाली ऑर्बिटल है, इसके पास में, है ना। इसके पास में क्या है? खाली ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं खाली है, ठीक है। और इस ए वाले के पास में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये ए क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो बी वाले को पूरे के पूरे दे देगा। बी वाला कुछ नहीं दे रहा, और ए वाला जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन बी वाले को दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहां पर? ये क्या हुआ? अनइक्वल शेयरिंग हो रही। भाई बी वाला कुछ दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। जैसे मान लो कोई लड़की है, ठीक है, उसको कोई लड़का गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, कोई लड़का उसको गिफ्ट दे रहा है, मतलब कुछ भी खरीद के दे रहा है, लड़की अनइक्वल शेयरिंग है, वो उसको सामने से कोई गिफ्ट नहीं दे रही है, कोई गिफ्ट नहीं दे रही है, और लड़का उसके पीछे पैसे उड़ाए जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है यहां पर? अनइक्वल शेयरिंग है भाई, ठीक है, बराबर की हिस्सेदारी नहीं हो रही यहां पे। तो यहां पर देखो, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक बात है। यही क्या होता है यहां पर? देखो बी वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ए वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या? इलेक्ट्रॉन डोनर, और बी वाला क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा, तो ये एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। यहां पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए, सीधे सीधे इसके कमरे में भर दिए अपने इलेक्ट्रॉन, और यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मान लो कि एक कोठी बंगले वाला लड़का है, ठीक है, और एक लड़की है, ठीक है, और उनके बीच में वो उसके पास अथा पैसा है, ठीक है, वो उसको पैसे दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, महंगी महंगी गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। यहां पर जो बॉन्ड बना है ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। यहां पर जो बॉन्ड बन गया वो क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो उसका जो कमरा है उसको भरते जा रहा है पैसे से, ठीक है। यहां पर क्या जो बॉन्ड बना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। जो लेने वाला है, जो गिफ्ट्स ले रहा है वो क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और जो दे रहा है वो क्या? इलेक्ट्रॉन डोनर है। इस प्रकार के बॉन्ड को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है, ठीक बात। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच बनता है, ठीक है। बनने के बाद ये कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही होगा, बन जाएगा। जब ये बॉन्ड जब बन जाता है ना, बनता है, तब इसको क्या कहते हैं अपन? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि भाई बराबर की शेयरिंग नहीं हुई। लेकिन जब एक बार इनका रिश्ता बन गया है ना, तो उसके बाद में देखने में ऐसा ही लगेगा कि ये तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बराबर की हिस्सेदारी चल रही है, ठीक है। एक बार जब स्टार्टिंग में जब इनका बॉन्ड बन रहा होता है, तब सारे लोग सोचते हैं कि भाई ये तो पैसे के लिए इसके साथ में है, ठीक है। सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई इसमें क्या देखा, है ना, इस लड़की ने इसमें क्या देखा, फिर कहा कि इसके पास पैसे हैं, बस ये देख लिया ना, ये क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन एक बार इनका रिश्ता बन गया भाई, बढ़िया जम गए दोनों, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही दिखाई देने लग गया, ठीक बात है। यहां पर जो है आपको लुईस बेस और लुईस एसिड की बात भी थोड़ी सी बता देता हूं, ठीक। आ जाओ, आगे लिखी हुई है क्या? नहीं, चलो मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट इसको मैं मिटाता हूं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मान लो ये ए है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। यहां पर एक क्या खाली कमरा है बी के पास में, ए के पास में इलेक्ट्रॉन्स है भाई, ए के पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ए ने अपने इलेक्ट्रॉन बी को दिए, बेया दे दिए। यहां पर जो जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं ना, जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है उसको क्या कहेंगे अपन? लुईस एसिड कहेंगे, ठीक है, लुईस एसिड कहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि लुईस एसिड कौन होगा? तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन
ग्रहण कर रहा है उसको क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे। तो ए ने क्या अपने इलेक्ट्रॉन है डोनेट किए हैं और बी ने इलेक्ट्रॉन क्या है एक्सेप्ट किया है, तो वो क्या एसिड है। कैसे याद रहेगा, ए फॉर एक्सेप्ट, ठीक है, ए फॉर एक्सेप्टर, ठीक है, और बी फॉर क्या है बोल, ठीक है, ए फॉर एक्सेप्टर और ए फॉर क्या है आपका एसिड हो गया। तो जो एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होगा, ठीक है, और जो डोनेट करेगा वो लुईस बेस होगा। तो ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर क्या है आपका लुईस एसिड। ठीक बात है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बनने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा दिखाई देगा, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, उपसहसंयोजक बंध नाम दिया गया है। कोवेलेंट बॉन्ड का नाम सहसंयोजक बंध, इसका नाम उपसहसंयोजक बंध। क्यों, क्योंकि ये कैसा दिखता है, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही दिखता है बनने के बाद में। ये अपने कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। O3 का अपन ने स्ट्रक्चर बना के देखा था फॉर्मल चार्ज के अंदर, ध्यान से देखो भाई, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें अपन को ये फॉर्मल चार्ज मिला था। यहां पर जो है ये जो पॉजिटिव वाला जो है ना, पॉजिटिव चार्ज इस पर इसलिए आया है कि क्योंकि इसने अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली किसको दे दिया है, इस O को दे दिया, इसलिए इस पर -1 आया। जिसने एक्सेप्ट किया है उस पर -1 चार्ज आया, जिसने डोनेट किया उस पर +1 आया। और यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। कैसा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि इस वाले ऑक्सीजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन जो वो एक्सेप्ट किया है। ठीक बात है, चलो। ऐसे NH4 पॉजिटिव के अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये थी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है यहां पे, ठीक है। H3O+ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। NO3 नेगेटिव, PCl6, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद ध्यान में अपने रखने हैं, ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, NO3 जो नेगेटिव है इसका आपको बॉन्ड ऑर्डर जो है और एवरेज, आपको इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर जो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको जो मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था उसमें उससे थोड़ा सा फिट नहीं होगा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन VSEPR थ्योरी की बात करते हैं। क्या है VSEPR थ्योरी, इसको डिटेल में करने वाले हैं, ध्यान से समझना। इस थ्योरी को समझ लिया, इस चैप्टर के अंदर आपको मैक्सिमम पार्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना बस। VSEPR की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी इसका नाम है। हिंदी में अगर बात करें तो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत इसका नाम है, ठीक। और शॉर्ट में अपन इसको VSEPR थ्योरी कहा जाता है, ठीक। अब बात करते हैं इस थ्योरी के अंदर है क्या, ये तो हो गए नाम की बातें, अब काम की बातें कर लेते हैं। तो जो VSEPR थ्योरी जो है वो किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सिव फोर्स प्रतिकारक बल पर ये आधारित है, ठीक है। अभी सुन लो, बस समझाऊंगा बस क्या मतलब है इन सब का, अभी बस खाली सुन लो आप, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सिव फोर्स प्रतिकारक बल पर क्या है ये आधारित है। बोले ठीक बात है भैया, क्या है ये प्रतिकारक बल। मैंने कहा कि कोई भी एक बॉन्ड है, कोई भी एक बॉन्ड, मान लो एक ए एटम है, ये एक बी एटम है, इनके बीच में क्या बना हुआ, बॉन्ड बना हुआ है। तो कोई भी एक बॉन्ड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक बॉन्ड के अंदर, भैया 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपने पहले ही बताया था, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, एक मिनट, ये लो जी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और अरे जोड़ा कितने का बनता है भैया, 2 का ही जोड़ा बनता है, पेयर तो 2 का ही बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। अब मैं ये कहता हूं कि यहीं अगर मैं एक और कोई सी एटम है उसके साथ में भी इसने बॉन्ड बना लिया ए वाले ने, और इस बॉन्ड के अंदर भी कितने होंगे, वही 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी होंगे, ठीक है भैया। अब मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है भैया, नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे का करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे क्या, ठीक है। आपस में क्या होगा, उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो इनकी आपस में बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अरे भाई नॉर्मल सी बात है, ये ए एटम है, ये बी एटम है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल भैया इलेक्ट्रॉन तो है उसके अंदर। वही मैं बात करूं कि ये ए वाला एटम सी एटम से भी जुड़ा हुआ है, इसमें भी बॉन्ड बना हुआ है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, बिल्कुल सही बात है भैया। अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या है, धक्का मुक्की करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपकी VSEPR थ्योरी है ना, ये कहती है कि इस एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये मान लो एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर धक्का मुक्की जो है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो आपस में प्रतिकर्षण है वो कम से कम हो, इसके लिए जो है ये खुद ये आपस में एक दूसरे से क्या बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। मान लो अपन क्या है, हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, और हॉस्टल में भाई
काफी लड़के रह रहे हैं, तो सबके साथ थोड़ा बनती है अपनी, नहीं बनती भैया। तो क्या करते हैं अपन, जिसके साथ में नहीं बनती उसके अपन पास में जाते ही नहीं, उसकी तरफ देखते ही नहीं। ठीक बात है क्या? अरे उससे माथा फोड़ी करने जाते हो क्या? नहीं करने जाते। तो वहां पर क्या है, अपन उससे क्या है, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई अपन उस तरफ जाएंगे नहीं, उनकी गैंग अलग है, अपन उनकी तरफ जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो सेम केस यहां पे हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर क्या हो रहे हैं, आपस में धक्का मुक्की हो रही है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, आपस में इतनी दूरी बना लेंगे, आपस में एक इतनी दूरी बना लेंगे ताकि इनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। ठीक है, ये जो बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड जो है आपस में इतनी दूरी बना लेगा कि इनके बीच में क्या हो, कम से कम क्या हो, प्रतिकर्षण हो। तो ये आपस में दूरी बनाकर क्या कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। ये ए है, ये यहां बी रह जाएगा और ये सी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गई, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गई भैया, दूरी आ गई। दूरी आ गई तो क्या होगा, प्रतिकर्षण कम से कम होगा। इसीलिए जो है आप देखते हो कि हर मॉलिक्यूल की क्या है, अलग अलग क्या होती है, शेप होती है। वो शेप क्यों होती है, वो इसीलिए होती है ताकि उसके जो बॉन्ड बने हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में क्या हो, कम से कम क्या हो, प्रतिकर्षण हो। और कम से कम प्रतिकर्षण हो तो आपस में एक दूरी बनाते हैं और वो क्या बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक शेप बन जाता है। ठीक है, चलो ये वीएससी पेयर थोड़ी इसी चीज को एक्सप्लेन करती है। तो पहले क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सिव फोर्स जो प्रतिकारक बल है उस पर आधारित है। बिल्कुल आपने देख लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर के प्रतिकारक बल पर ये आधारित है। इलेक्ट्रॉन पेयर का प्रतिकारक बल कैसे होता है वो आपने देख लिया ना। वीएससीपीआर थ्योरी के अनुसार हर मॉलिक्यूल की एक आकृति होती है। वीएससीपीआर थ्योरी कहती है कि हर एक मॉलिक्यूल जो उसकी एक आकृति होगी। बोले ठीक बात है भैया, आकृति होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच रिपल्सन कम से कम हो। ठीक है, और वो आकृति इस प्रकार से बनी हुई होगी कि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्सन जो है, प्रतिकर्षण जो है वो कम से कम हो। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि पहले ये मॉलिक्यूल ऐसा था, लेकिन इन दोनों के बॉन्ड के बीच में क्या हुआ, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, और ये मॉलिक्यूल जो है इसने ऐसी आकृति ले ली ताकि जो है रिपल्सन कम से कम हो। ठीक है, तो रिपल्सिव जो वीएससीपीआर थ्योरी यही कहती है कि हर मॉलिक्यूल की एक आकृति होगी और वो आकृति इस प्रकार बनी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन है वो कम से कम हो। ठीक है, चलो मॉलिक्यूल की जो आकृति है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर निर्भर नहीं करती। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर निर्भर नहीं करती, ग्रेविटी पर निर्भर नहीं करती है। अगर ग्रेविटी पर निर्भर करती ना, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी आकृति अगर ग्रेविटी पर निर्भर करती तो हर मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता, हर मॉलिक्यूल का शेप ऐसा होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी जो है उसको नीचे खींचती और सारे जो आपके एटम्स है वो नीचे लटक रहे होते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या है, ये आधारित नहीं है। ठीक है, जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी शेप जो है, उसकी जो आकृति है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर आधारित नहीं होती, उस पर निर्भर नहीं करती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर करती है। आपको बस ये लाइन ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की जो आकृति है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर निर्भर नहीं करती, किस पर करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर निर्भर करती है। तो ठीक बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिपल्सन का कर्म। रिपल्सन का कर्म क्या है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि दो टाइप के लोग हैं। ठीक है, दो टाइप के लड़के हैं। एक बेचारा जो है वो सुबह सुबह बढ़िया उठता है, अपनी जो वो पे अपने काम धंधे पे जाता है। ठीक है, और शाम को थक हार के आता है। दूसरा जो है वो पूरे दिन जो है आवारा घूमता रहता है। ठीक है, कभी इस गली में कभी उस गली में ऐसे घूमता रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो बेचारा सुबह उठ के शाम को आ रहा है उसके पास में कहाँ टाइम है यार, ना थक हार के आएगा, आते ही अपना खाना वाना खाया सो गया। ठीक है, उसके पास में लड़ाई करने का टाइम कम से कम है। ठीक है, और जो आवारा है उसके पास में तो टाइम ही टाइम है। ठीक है, वो तो कभी भी लड़ाई कर लेगा। तो जो आवारा घूम रहे होते हैं उनके बीच में जो है प्रतिकर्षण क्या है, ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, दो लड़के आवारा घूम रहे हैं, उनके पास में टाइम ही टाइम है, तो आपस में किसी भी बात पर वो भिड़ जाएंगे। ठीक है, छोटी सी बात हुई उस पर भी लड़ाई कर लेंगे वो। ठीक है क्या, ठीक है, तो वैसे ही यहां पर अपन बात कर रहे हैं लोन पेयर की। लोन पेयर क्या होता है अभी बताते हैं, पहले लोन पेयर देख लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। पहले आपको लोन पेयर दिखाते हैं। मान लो ये ए एटम है। ठीक है, और ये इस पर बॉन्ड बने हुए हैं। एक मिनट, इसको ऐसे बनाते हैं। ये ए है, ये बी और सी एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस ए एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स ने, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका ये था, अभी अपन यार पहले पार्ट के अंदर इतना सारा पढ़ चुके हैं तो आपको ये तो पता ही है। एक मिनट। ठीक है,
इस ए एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्होंने क्या बना लिया जी, बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, है ना। इसमें भी एक एटम है और यहां भी एक एटम है, ठीक है। अब इस बॉन्ड में आप एक चेक करो ना कि एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ए वाले का है और एक इलेक्ट्रॉन बी वाले का है। तो ए के पास में एक इलेक्ट्रॉन जो था उसने तो पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड बनाने में, किसके साथ में, बी के साथ में, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन था उसने सी के साथ में क्या है, मिलकर बॉन्ड बना लिया। बोलो भैया इस बात तक तुम्हें समझ में आ गया। ये तो हो गए क्या आपके जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं अपन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर बॉन्ड पेयर है। ये क्या है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बॉन्ड बनाने में शामिल हो जाते हैं, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड बनाने में शामिल हो गए, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर बॉन्ड पेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, बॉन्ड पेयर, ज्यादा सही है, ठीक है। अब इस ए के पास में दो इलेक्ट्रॉन और हैं, दो इलेक्ट्रॉन और हैं इसके पास में, दो इलेक्ट्रॉन और हैं, और वो दो इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने कोई बॉन्ड बनाने में शामिल वो नहीं हुए, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया। वो क्या है, खाली बैठे हैं, बिल्कुल आवारा घूम रहे, कोई काम धंधा नहीं कर रहे। तो ऐसे हैं, उनको क्या कहेंगे अपन, लोन पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, लोन पेयर। लोन पेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और दो जोड़ा तो कितने का, दो का ही बनता है, इसलिए लोन पेयर कहा गया है इनको। ठीक बात है क्या, ठीक है। तो जो बॉन्ड के अंदर उनको कहेंगे बॉन्ड पेयर, और जो अकेले ऐसे घूम रहे हैं, जो बॉन्ड नहीं बना रहे, ठीक है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे के ऐसे पड़े हैं, कोई काम धंधा तो कर नहीं रहे, बॉन्ड नहीं बना रहे। यहां पर काम धंधा क्या है, बॉन्ड बनाना, तो बॉन्ड नहीं बना रहे, तो ये क्या है, ये लोन पेयर है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर वाले होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा धक्का मुक्की करते हैं। भैया ये तो आपकी बात ठीक है, जो आवारा घूमेगा वो धक्का मुक्की करेगा ना, उसके पास टाइम ही टाइम है ना, धक्का मुक्की करेगा, ठीक है। तो लोन पेयर जो होंगे, ठीक है, दो लोन पेयर हैं, ऐसे ही मैं एक और लोन पेयर इसको बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। एक और लोन पेयर है, तो इन दोनों लोन पेयर के बीच में आपस में धक्का मुक्की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा ये दो, इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स और इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में सबसे ज्यादा रिपल्सन इनके बीच में होगा, प्रतिकर्षण जो है इनके बीच में होगा। भैया ये बात तो आपकी ठीक है। एक मिनट, ये जो आपका शेप कुछ इस प्रकार का था, जैसे ही ये लोन पेयर आया ना, तो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस लोन पेयर के और इस बॉन्ड के साथ में क्या करेंगे, ये आपस में धक्का मुक्की करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। तो प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण आप सबको बताया क्या होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम होना चाहिए। तो इसका जो शेप बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, सी बी, और यहां आ जाएगा आपका लोन पेयर। तो देखो दूरी जो है वो एक इतनी डिस्टेंस पे आ गई इनका जो आपस में जो एक इतनी डिस्टेंस बना ली, इन्होंने एक दूरी बना ली है, ताकि जो है अपनी जो रिपल्शन है वो कम से कम हो, और एक आकृति यहां पर बन गई। समझ में आ रही है क्या, इस प्रकार से काम चलता है। तो अब देखो भाई, रिपल्शन का कर्म देखो, किस ऑर्डर के अंदर रिपल्सन कम से ज्यादा से कम की तरफ चलेंगे अपन, ज्यादा किसके बीच में होगा, फिर कम किसके बीच में, फिर और कम किसके बीच में, है ना। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच में होगा, भैया हमें समझ में आ गया, जो काम धंधा नहीं करते, और काम धंधा कौन नहीं करते, लोन पेयर नहीं करते। तो लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर के पास में क्या है, टाइम ही टाइम है, वो कभी भी धक्का मुक्की कर लेंगे। तो लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको, लोन पेयर के बीच में। कभी मत भूलना भाई, जो आवारा घूम रहा है उसके पास में टाइम ही टाइम है, कभी भी धक्का मुक्की करवा लो उससे, ठीक है। तो लोन पेयर के बीच में क्या है, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। अरे भाई आपने सुना है, ठीक है, कि भाई को बुला लेना कॉल करके, कभी लड़ाई झगड़ा हो, तो वो सारे क्या कौन है भाई, कोई काम धंधा नहीं कर रहे तभी बोल रहे हैं ना। अरे कोई किसी को सुना है क्या भाई, कोई सीईओ लगा हुआ और वो बोले कि भाई हाँ कभी लड़ाई झगड़ा हो तो मेरे को बुला लेना, ठीक है, वो फोन ही नहीं उठाए तुम्हारा। तो यही फर्क है ना। हाँ, तो लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उससे कम किसके बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। एक आवारा घूम रहा है लेकिन एक काम धंधे वाला, तो काम धंधे वाला सोचेगा यार क्यों माथा फोड़ी करें इसके साथ में, तो वहां पर लड़ाई होगी लेकिन थोड़ी कम होगी, ठीक है। फिर आगे आपके बॉन्ड पेयर वाले के बीच में सबसे कम क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट इस ऑर्डर से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, उससे कम किसके बीच में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और उससे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा। बोले ठीक बात है। चलो अब यहां पर अपन समझते हैं, और अभी आप बस सुनो ये चीजें आएंगी कैसे, अभी मैं आपको थोड़ी देर में सिखा दूंगा पूरा ना। यहां लिखा हुआ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, किस प्रकार का क्या है आपका अणु, किस प्रकार का है, यहां पर उसकी शेप या फिर ज्योमेट्री लिखी हुई है, और यहां पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक बात है।
अब मैं आपको कह रहा हूं कि अभी आपको बस इनको देखना और याद करना है। ठीक है भैया, हम याद कर लेंगे। अगर आपको ये याद हो गए ना तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, कैसे मजा आएगा, अभी दिलाएंगे मजा। आ जाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर मॉलिक्यूल कैसा हुआ, Ab2L0 टाइप का हुआ, अगर आपके पास में कोई अणु है और वो अणु कैसा हुआ, Ab2L0 टाइप का हुआ, तो उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। उसका शेप कैसा होगा, लीनियर, रेखीय शेप होगा, उसका रेखीय आकृति होगी। भैया हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो मॉलिक्यूल हमें दिया गया है वो Ab2L0 टाइप का है, हमें कैसे पता लगेगा, हम बताएंगे ना कैसे पता लगेगा, अरे सिखाएंगे अभी। ठीक है, देखो Ab2L0 का मतलब क्या है, पहले तो वो समझो आप, है ना। Ab2L0 का मतलब क्या है, मतलब समझते हैं। Ab2L0 का मतलब है, ए यहां पर क्या है, सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम है, ए क्या है यहां पर, सेंट्रल एटम। और बी क्या है यहां पर, कितने बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, बी का मतलब सिंपल सा है, कितने बॉन्ड पेयर हैं। और ए क्या है, सेंट्रल एटम है। बोला ठीक बात है। बी क्या है, कितने बॉन्ड पेयर हैं, यहां पर बी कितने, Ab2 दे रखा है ना, तो मतलब दो क्या है यहां पर, बॉन्ड पेयर हैं। तो मैं बना देता हूं दो बॉन्ड पेयर, ये एक बी और ये दूसरा बी, बना दिया मैंने। L0 का मतलब है, L का मतलब है लोन पेयर, और 0 दिखा रखा मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, कोई आवारा इनके पास में नहीं घूम रहा। तो ए के पास में क्या है, सिर्फ दो बॉन्ड पेयर हैं और वो मैंने बना दिए। ए के पास में क्या है, AB, ये इसको क्या बोलते हैं, Ab2। ठीक है, Ab2L0। ए के पास में लोन पेयर है क्या, 0 लोन पेयर है, और B2 का मतलब दो बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये जो आकृति कैसी बन गई, रेखीय आकृति बन गई, लीनियर शेप बन गया। अरे ठीक बात है क्या, ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, Ab3L0। Ab3L0 कैसा होगा उसको भी देख लेते हैं। ये A, ये B, एक मिनट, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, Ab3L0। एक ए सेंट्रल एटम है आपका और दो क्या लगे हुए आपके, बी लगे हुए हैं। समझ में आई बात, तीन क्या लगे हैं, बी लगे हुए, मतलब B3 हो गया। L0 कोई लोन पेयर है नहीं, ये क्या हो गया आपका, ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। ठीक है, ऐसे ही Ab4L0, इसके अंदर क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक मिनट, 4 बॉन्ड बनाने अपन को, तो वो 4 बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे, एक मिनट, ठीक है, ये क्या हो गया आपका AB4, 4 बी हो गए। ठीक है, और लोन पेयर कोई है नहीं, तो ये क्या हो गया आपका, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही AB5L0 हो जाएगा, AB5L0 हो जाएगा। AB5L0 भी देख लेते हैं, एक मिनट, इसको मिटा देता हूं। ये आपका सेंट्रल एटम, ये यहां भी, यहां भी, ठीक है, और यहां भी, यहां भी, और यहां भी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, AB5L0 में क्या बनेगा, 5 भी हो गए ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 भी हो गए, एक सेंट्रल एटम हो गया। B5L0 कोई है नहीं, लोन पेयर कोई बना नहीं, तो ये क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस शेप को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल मतलब देखो, ये देखो, एक थोड़ा सा से बनाते हैं इसको, एक मिनट, ठीक है, देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड बन रहे हैं और यहाँ पर क्या है, ट्राइगोनल है, आपको ध्यान में रखना बस, है ना। तो ये क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर AB5L0 होगा, आपको बस ध्यान में क्या रखना, वो बातें मैं बता रहा हूं कि AB2L0 होगा तो आपको लीनियर शेप बनेगा, ये याद रखना है। AB3L0 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। AB4L0 होगा तो टेट्राहेड्रल बनेगा। AB5L0 होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा। AB6L0 होगा तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, जिसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहते हैं ना। ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, अष्टफलकीय हिंदी में कहते हैं। और AB7L0 हुआ तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनेगा। अरे ठीक बात है क्या, ठीक है। अब एक बार में अपन ऑक्टाहेड्रल और बना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑक्टाहेड्रल AB6L0 में कैसे बनेगा, ये सेंट्रल एटम ए हो गया, B6 है मतलब 6 बी हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो, B6 का मतलब क्या, 6 बी हैं, तो यहां पे एक बी, ये दूसरा बी, ये तीसरा बी, ये चौथा बी, ये 5वां बी और ये 6वां बी।
ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका AB6L0, ठीक है। और यहां पर इसका दूसरा नाम क्या है, स्क्वायर बायोपिरामिडल भी इसका नाम है। यहां पर देखो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया और दो पिरामिड है, एक ये ऊपर की तरफ, एक ये पिरामिड बनता है और एक ये पिरामिड बनता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर बायोपिरामिडल बोल दिया है ना। AB7L0 पेंटागोनल बायोपिरामिडल, ये बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अगर आपको याद हो गया तो आपको मजा आएगा, ठीक, मजा आएगा, अभी दिलाऊंगा मजा ना। AB2L0 हुआ तो कैसा बनेगा, रेखीय शेप बनेगा। AB3L0 में ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। AB4L0 में टेट्राहेड्रल बनेगा। और उसके बाद मैं बात करूं AB5L0 तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। AB6L0 के अंदर ऑक्टाहेड्रल बनेगा। AB7L0 के अंदर पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा। ठीक बात है, ठीक है भैया। यहां पर कुछ स्पेशल पॉइंट लिखे हुए हैं, ये बस आपको ध्यान में रखना है कि कब जब रेखीय होता है उसमें थीटा 180 डिग्री का होता है, एंगल 180 डिग्री बनता है। ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर 120 डिग्री बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाले बात अपन ने करी किसकी, ये वाले वो मॉलिक्यूल है जिनके अंदर लोन पेयर नहीं है। देखो सब में L0 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 है, ठीक है। अब बात करेंगे जिनके अंदर लोन पेयर होगा उनका शेप कैसा होगा, ठीक है। बिना लोन पेयर वालों के अपन ने देख लिया, ठीक है। अब ये AB2L0 निकालेंगे कैसे, अभी समझाऊंगा ना, अभी रुको, ठीक। AB2L1 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, देखो भाई यहां पर क्या आ गया, AB2L1, एक लोन पेयर भी आ गया यहां पर, है ना। तो दो बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो यहां पर शेप कैसा हो जाएगा, देखो A है, B2 है ना, दो B है, मतलब B है, ठीक है। ये तो नॉर्मल शेप बन रहा था अपना कब, जब AB2L0 था। AB2L0 था तब तो ये नॉर्मल शेप अपना ये रेखीय बन रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर क्या है जी, लोन पेयर भी तो है एक, लोन पेयर भी तो है एक, AB2L1, क्या है, AB2L1, ठीक है। लोन पेयर जैसे ही आएगा तो वो धक्का मुक्की करेगा और ये शेप ऐसा नहीं रहेगा अब, और ये शेप कैसा हो जाएगा, ये शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ये शेप ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बेंट शेप, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बेंट शेप या मुड़ी हुई संरचना कहते हैं ना। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, बेंट शेप हो गया ना। फिर क्या है AB3L1, AB3L1 कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। अभी दिखाते हैं आपको, ये A है, ये B है, ये B है, ये B है, और यहां आ जाएगा लोन पेयर। तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही AB2L2 होगा तो उसमें भी बेंट शेप बनेगा। इसको बना लेते हैं एक बार, ये A है, दो B दे रखे हैं, AB2 दो B दे रखे हैं, ऐसा होता। लेकिन यहां पर क्या आ गए, दो लोन पेयर आ गए, L2 का मतलब दो लोन पेयर हैं, तो यहां पर शेप कैसा हो जाएगा, ये A है, ये B यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और यहां मैं दो लोन पेयर बना दूंगा, ठीक है। तो दोनों लोन पेयर की वजह से क्या होगा, शेप कैसा बन गया, इसका भी मुड़ा हुआ बेंट शेप बन गया, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो कि AB2L1 में भी बेंट शेप बना था और AB2L2 में भी क्या बना है, बेंट शेप बना है। तो दोनों में क्या है, सेम स्ट्रक्चर बन रहा है और दोनों में क्या है, सेम ही संरचना बन रही है, इसलिए इनको क्या कह सकते हैं अपन, आइसो स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, समान संरचना वाले हैं, इसलिए इनको क्या कह सकते हैं अपन, आइसो स्ट्रक्चरल कह सकते हैं। बोला ठीक बात है भैया। अभी इनको बस आप याद कर लो यार, निकालना कैसे है वो भी समझा दूंगा, है ना। चलो तो आपको याद रखना है, AB2L1 में AB2L1 आया तो आपको बेंट शेप बन दिखाना है। AB3L1 आया तो अब ये आएगा कैसे भी सिखाएंगे ना, ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा। AB2L2 आएगा तो बेंट शेप बनेगा। AB4L1 बनेगा तो शीशो बनेगा, क्या बनेगा, शीशो। इसको बना के दिखाएं हम आपको, एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट जगह थोड़ी सी देख लें, यहां बना लेते हैं। चलो AB4L1 है ना, ये आपका A है, ठीक है। चार आपको क्या लगाने हैं, आपको देखो यहां पर अगर ये L1 नहीं होता तो यहां पर 5 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। चलो लेकिन यहां पर क्या है, L1 है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आपके सामने है ना, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर 5 बॉन्ड होते तो ऐसा बनता, लेकिन एक बॉन्ड निकाल के यहां पर क्या बन गया, एक लोन पेयर हो गया। तो लोन पेयर जो है मैं कहां लगाऊंगा, लोन पेयर में लगा दूंगा यहां पे, यहां ये लोन पेयर लग गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, शीशो स्ट्रक्चर बन गया। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं मैं, एक मिनट दीजिए,
एक मिनट, इस लोन पेयर को मैं यहां लगाता हूं। ये लोन पेयर लग गया। अब जो आपके सामने जो स्ट्रक्चर वो क्या है, शीशो। भैया सीसो क्या होता है? सीसो का मतलब होता है यार, आपने वो झूला देखा होगा गार्डन पार्क वगैरह में, वो नीचे लगा हुआ होता है, एक साइड में एक लड़का बैठ गया, दूसरे साइड में दूसरा लड़का बैठ गया, और वो एक साइड में वो एक बार वो नीचे जा रहा है, एक बार वो नीचे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर नीचे होता है ना। अरे नहीं देखा क्या? ऐसा है, ठीक है। इस पर एक साइड में एक लड़का बैठ गया, दूसरी साइड में दूसरा लड़का बैठ गया, और वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो ये उस वैसा नहीं लग रहा आपको? ये तो वो जगह हो गई, वो आपका वो डंडी होगी जिस पर यहां पर एक लड़का बैठ गया, बी वाली पर यहां पर एक लड़का बैठ गया, और ये वाला वो स्टैंड हो गया उसका, उस झूले का, जो क्या है मिट्टी में है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? शीशो स्ट्रक्चर कहेंगे। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम हो जाएगा? शीशो, ठीक है। तो ये AB4L1 के अंदर बनता है। AB3L2 के अंदर क्या बनता है? बेंट टी शेप बनता है। क्या बनता है? बेंट टी शेप बनेगा, है ना। इसको मैं बना के दिखाता हूं आपको। क्या बोल रहा है? AB3L2 है ना, मतलब 3 क्या है? बी हैं। इस स्ट्रक्चर में कितने? 4 बी हैं। तो मैं एक को हटा दूंगा, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। और यहां मैंने क्या लगा दिया? लोन पेयर लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ये क्या है? बेंट टी शेप। ये क्या है? बेंट टी शेप हो गया ना। तो ये क्या है? बेंट टी शेप बन गया। फिर क्या है आपका? AB2L3। AB2L3 में क्या बनेगा? लीनियर बनेगा, है ना। AB2L3 है, उसमें क्या बनेगा? लीनियर बनेगा। ये चलो मैं इसी में बना देता हूं। क्या बोल रहा है? AB2 है ना, मतलब 2 ही बी हैं, और इस स्ट्रक्चर में कितने? 3 बी है ना। तो मैं इसको एक को हटा दूंगा, एक को मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। इसको मैं हटा दूंगा और यहां पर क्या लगा दूंगा? लोन पेयर लगा दूंगा। एक मिनट, हट जा। यहां मैं क्या लगा दूंगा? एक लोन पेयर लगा दूंगा। लोन पेयर जैसे मैंने लगा दिया, स्ट्रक्चर कैसा बन गया? लीनियर बन गया ना। ये देखो लीनियर बन गया, रेखीय बन गया, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया? लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। और ये किसके साथ में आइसो स्ट्रक्चरल है? AB2L3 जो है, इसमें क्या बन रहा है? लीनियर बन रहा है। और आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि AB2L0 में क्या बनता है? लीनियर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आइसो स्ट्रक्चरल है किसके साथ में? AB2L0। AB2L3 जो है वो किसके साथ में आइसो स्ट्रक्चरल है? समान संरचना वाला कौन है इसके साथ में? वो है AB2L0, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सारे याद होने चाहिए। AB5L1 के अंदर स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, AB4L2 के अंदर स्क्वायर प्लेनर बनेगा, AB6L1 के अंदर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और AB5L2 के अंदर पेंटागोनल प्लेनर बनेगा। अब यहां पर आपको ये तो आप याद रख लोगे भैया कि AB2L1 के अंदर ये आपको याद रखने पड़ेंगे ना। ये तो आपने याद कर लिए, बोल ठीक बात है। लेकिन भैया हमें ये कैसे पता लगेगा कि AB2L1 के कैसे आएगा, AB3L2 ये कैसे पता लगेगा? अभी बताते हैं ना। ABNLM की कैलकुलेशन, अभी वो कैलकुलेशन ही करते हैं, बस एक मिनट। ए का मतलब क्या है? यहां पर सेंट्रल एटम भैया आपने बता दिया। बी का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर है, ठीक है। और एन और एम का मतलब क्या है? अभी बताता हूं। एल का मतलब जानते हो लोन पेयर होता है, ठीक है। इस चीज के अंदर आपको क्या कितने दिख रहे हैं? ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, एन दिख रहा है, एल दिख रहा है, एम दिख रहा है। ए का मतलब तो हो गया सेंट्रल एटम, बी का मतलब हो गया बॉन्ड पेयर, एल का मतलब बता देता हूं, यहां पे लिख देते हैं। एल का मतलब है लोन पेयर, ये बता ही चुका हूं आपको, लोन पेयर, ठीक है। एन और एम का मतलब देखो, एन का मतलब है बॉन्ड पेयर की संख्या। अब बी के आगे एन आ रहा है तो मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर की कितनी संख्या है? मान लो 1 है कि 2 है 3 है, बॉन्ड पेयर की संख्या वो जो होगी उसको एन से रिप्रेजेंट किया अपन ने। और एम क्या है? लोन पेयर की संख्या, ठीक है। तो मतलब अपन एन और एम निकालना अपन को, ठीक है। एन और एम निकाल लेंगे तो अपना जो फॉर्मूला आ जाएगा, और जैसा भी अपना फॉर्मूला आएगा अपन को स्ट्रक्चर सारे अपन को याद है ही, अपन क्या बता देंगे कि इस मॉलिक्यूल का ये वाला शेप होगा, ये वाला इसकी संरचना होगी, इसकी जो आकृति वो ऐसी होगी। ठीक बात है, ठीक है भैया। तो अपन को एन और एम निकालना है, ठीक है। आ जाओ, अपने सामने एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बटा अपन को 8 करना है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बटा 8, ठीक है। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें 8 का भाग दे दीजिए, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में भाग देने के बाद में जो भागफल आएगा, जो भी भागफल आएगा, अरे गुणा भाग बताते हैं ना, जो भागफल आएगा ना वो क्या है? आपका n होगा। जितना भी भागफल आ जाएगा वो n होगा, और जो शेषफल जितना भी है ना, जो शेषफल आए उसमें आप 2 का भाग दे दीजिए, वो क्या हो जाएगा? आपका m हो जाएगा। अभी करेंगे क्वेश्चन तो आपको बेटर समझ में आएगा। बस यहां तक समझ में आ गई, ठीक है, कि आपको कैसे क्या करना है। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनमें आप क्या कर दो, 8 का भाग दे दीजिए, और 8 का भाग देने के बाद में जो भी भागफल आए ना, ठीक है, वो तो आपका n हो जाएगा, और जो शेष फल आए उसमें आप 2 का भाग दे दीजिए, वो आपका m हो जाएगा। चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अपने सामने है जी SO3, ठीक है, SO3 को सबसे पहले करते हैं, आ जाओ। जो आपका एस सल्फर जो है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, ये आता है ऑक्सीजन के नीचे, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन के नीचे आता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, तो इसके भी क्या होंगे, 6 होंगे। मैंने कहा ठीक बात है आपकी, तो 6 प्लस आपका जो ये है ऑक्सीजन, इसे कितने होते हैं भैया, इसके भी 6 ही होते हैं, तो वापस कर दूंगा प्लस 6 × 3 कर देता हूं, चलो 3 ऑक्सीजन है तो कर दिया मैंने, 6 कम 12, 6 6 12, 6 3 18, 18 और 6 24, कितना आ जाएगा 24। ये तो हो गया आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे अब इसमें क्या करना, अपन को 8 का भाग देना है, ठीक है, इसमें क्या देना अपन को, 8 का भाग देना है, दे देते हैं भाग। 24 में मैंने 8 का भाग दे दिया भैया आपने 8 का भाग, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो यहां मैंने क्या लिख दिया 24। भाग पूरा गया है, 24 में से 24 माइनस कर दूंगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। भागफल कितना है जी, इसको क्या कहते हैं अपन, भागफल कहते हैं यार, भाग तो सीखे है ना अपन ने, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, और जो नीचे आता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। शेषफल तो 0 आया है तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। भागफल कितना आया है 3, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो भागफल आता है वही क्या होता है, n होता है। अब इसको फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूला क्या है अपना, ABNLM, ये अपना फॉर्मूला था, इसमें डाल दीजिए जी AB3L0, ये आ गया आपके सामने AB3L0। AB3L0 क्या बनता है, AB3L0 क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। AB3L0 क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर। बस खत्म हो गया जी, ऐसे आपको कर लेना है, अगर कर लोगे ये तो बहुत आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है ये तो, ठीक है। आ जाओ बढ़ते हैं आगे, अगला करते हैं, अगला एग्जाम्पल करते हैं। SO4 2 नेगेटिव अपने पास में, आ जाओ करते हैं इसके। सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही सल्फर है अपने पास में, तो 6 प्लस ऑक्सीजन 4 है, तो O इंटू 6 × 4 करना ना, 4 प्लस 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव जब होगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले रखे हैं, 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, इसने क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो उनको क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे। ये 2 कर दिया मैंने, तो 6 × 7 18 6 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32, आंसर क्या जाएगा 32। 32 में आप दे दीजिए जी 8 का भाग दे दीजिए, 32 में आपने दिया किसका, 8 का भाग, 8 एक मार 8 16 8 24 8 चौके 32, 8 चौके 32, ये मैंने 32 कर दिया। भाग पूरा गया, 0 आ गया, ठीक है, शेषफल कोई आया नहीं, भागफल अपना 4 है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AB4L0, ये लो जी आपके सामने। AB4L0 क्या होता है भैया, टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। भैया नहीं मानेंगे, हमें तो दिखाओ टेट्राहेड्रल ही होता है क्या, अरे लिखवाया था ना थोड़ी देर पहले। AB4L0 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। AB4L0 टेट्राहेड्रल होता है। बस इस प्रकार से आपको हर एक की ज्योमेट्री पता लग जाएगी। बस आपको पता क्या होना चाहिए, पता आपको बस ये होने चाहिए, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, और आप फिर किसी भी मॉलिक्यूल की अगर निकाल लोगे, उसका शेप, उसकी ज्योमेट्री निकाल लोगे। आ जाओ आगे और भी करते हैं। NO2 पॉजिटिव अपने पास में, नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 5 होते हैं, 5। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं, प्लस 6। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इंटू 2 कर दूंगा मैं, ठीक है। उस पर क्या प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब क्या है, एक माइनस करना अपन को ना, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 में से एक माइनस कर दूंगा, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आ गया। 16 में भैया 8 का भाग दे दो, 8 का भाग दिया, 8 दूनी 16, शेषफल कोई आया नहीं, भागफल क्या आ गया 2 आ गया, तो AB2L0, ये अपना फॉर्मूला है। AB2L0 क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे इसको दिखा देता हूं आपको, लीनियर ही होता है ना, ये देखो AB2L0 क्या होता है, लीनियर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं SF4 करते हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के, 6 प्लस फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितने होते हैं, 7 होते हैं, ये तो आपने याद कर ही रखे हैं, पहले पार्ट में करवा दी थी सारी याद मैंने। 7 × 4 कर देंगे, 7 × 4 कर दिया मैंने, तो क्या आ गया यहाँ पे 28, 28 और 6 कितने होते हैं, 28 और 6 34, 34 ही होते हैं ना, 34 आ गए। 34 में 8 का भाग दे दो, 34 में अपन ने 8 का भाग दिया, 8 चौके
32 आ गया और बट्टे में क्या आ गया आपके 2 बच गया। अरे माइनस करेंगे ना, 34 में 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ गया। तो अपने पास में भागफल कितना है 4 आया है, तो AB4 ठीक है। अब अपने पास में इस बार शेषफल अभी आया है, शेषफल भी अपने पास में आया है, कितना आया है 2 आया है, 2 आया है। और जितना शेषफल आता है ना, जितना शेषफल आता है उसमें अपन 2 का भाग दे देते हैं, जितना भी अपने पास में शेषफल आता है उसमें अपन 2 का भाग देते हैं, अपना m आ जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, इस शेषफल में 2 आया है तो 2 में क्या है 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अरे 2 में 2 का भाग देंगे तो एक ही आएगा ना, 2 एकम 2 ठीक है। तो यह आ जाएगा AB4L1, ये अपना आ जाएगा इसका फॉर्मूला AB4L1। और AB4L1 क्या होता है बस ये देख लो, ये आपको याद होना चाहिए। AB4L1 क्या होता है, ये होता है जी सीसो होता है। AB4L1 क्या होता है सीसो। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वैसा बनेगा सीसो। बस खत्म हो गया, इस तरीके से करना है ठीक है। आगे और करते हैं, आ जाओ। I3 नेगेटिव अपने सामने, I3 नेगेटिव है, करते हैं जो। आयोडीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 होते हैं, कितने आयोडीन है 3 है, तो गुणा क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का सिंपल सा मतलब क्या होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, गेन करने का मतलब क्या है ले रखा है, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा। तो 7 एकम 7 14 7 21, 21 प्लस 1 22 आ जाएगा अपना आंसर है ना 22। 22 में दे दो ये 8 का भाग दे दो, 22 में मैंने 8 का भाग दिया, 8 एकम 8 8 दूनी 16 ठीक है। 22 में से 16 घटाओगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 आएगा ना, हाँ 6 आ जाएगा। तो भागफल अपना कितना आया AB2 और शेषफल कितना है 6। शेषफल जितना भी आता है उसमें क्या कर देते हैं अपन 2 का भाग दे देते हैं, 2 का जब भाग दे दो कितना आया 3 आया, तो AB2L3 आ जाएगा। AB2L3 क्या होता है लीनियर होता है, देखो ध्यान से AB2L3 क्या होता है लीनियर होता है। आ जाओ बस हो गया खत्म। बस इस तरीके से आपको चेक कर लेना है भैया, ये तो बहुत आसान बना दिया आपने, बहुत आसान बना दिया, बस यही मजे हैं। ये हो गया लीनियर। किसी की भी आप शेप बता सकते हो, और बता सकते हो ना भैया ये तो हमें नींद में पूछ लो अब ठीक है। आगे चलो और करते हैं, अभी और करते हैं। PO4 3 नेगेटिव ठीक है, PO4 3 नेगेटिव कर लेते हैं इसका भी। फॉस्फोरस कहां आता है नई पड़ोसन ठीक है, नाइट्रोजन के नीचे आता है। नाइट्रोजन कितना है जी 5 होता है, इसका भी क्या है 5 5 प्लस 1 मिनट 5 प्लस ऑक्सीजन कितने होते हैं 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको याद मैंने करवा दी तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही ठीक है। 6 इंटू कितने आएंगे 4 आ जाएंगे, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो इसलिए गुणा 4 कर दूंगा मैं ठीक है। सबका 6 है ना, तो 4 कर दिया मैंने एक साथ में। 3 नेगेटिव भी है, 3 नेगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तो प्लस कर दूंगा, वो भी +3 कर दूंगा ठीक है। नेगेटिव आता है तो उसको जोड़ते हैं और पॉजिटिव आता है तो उसको घटाते हैं ठीक है। कितना हो जाएगा 24 और 5 24 और 5 हो जाएगा आपका 29, 29 और 3 हो जाएगा आपका 32। तो यहां मैं क्या कर दूंगा 32 आएगा ना, एक बार वापस कर लेते हैं। 24 और 3 27 और 5 वहां 32 ठीक है। 32 में अपन 8 का भाग देंगे तो 8 चौके 32, तो यहां पे क्या जाएगा अपना पूरा भाग जाएगा और आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो AB4L0 ठीक है। वैसे भी करके दिखा देता हूं आपको, भाग ऐसे करके दिखाना तो 32 में मैंने 8 का भाग दिया तो क्या आएगा 8 चौके 32, खत्म हो गया ठीक है। AB4L0 क्या होता है टेट्राहेड्रल। बस इस तरीके से आपको कर लेना है टेट्राहेड्रल ठीक है। अब बात करें एक और कर लेते हैं XgF6 को कर लेते हैं। जिनन कितना होता है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस है जी जिनोन, तो अरे जिनोन क्या है नोबल गैस है, नोबल गैस का कितना होता है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ठीक भैया। F का बताओ 7 प्लस 7 कितने F है 6 है, तो गुणा क्या कर दूंगा 6 कर दूंगा 7 का ना, हाँ 7 42 42 प्लस 8 50 सही है क्या, और 50 सही है क्या 50 में 8 का भाग दे दो भाई, 8 6 48 यहाँ क्या जाएगा 2 आ जाएगा ना। तो अपना भागफल कितना आया है 6 आया है और शेषफल कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ क्या जाएगा AB6L1 आ जाएगा। क्यों शेषफल में शेषफल जितना भी आता है उसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो AB6L1 आ गया। AB6L1 का क्या होता है बस ये देख लो, AB6L1 क्या होता है आपका डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, बस लिख दो ये इसका हो गया जी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भैया तो बहुत आसान है निकालना ना, बहुत ही आसान है। नहीं था मैं तो कंफ्यूजन हो रही थी कि भैया इसका क्या होगा इसका क्या, आसान है ना।
किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो इस तरीके से ना। बस आपको याद क्या होना चाहिए, याद आपको ये होने चाहिए जी, ये आपको याद होने चाहिए। ये अगर आपको याद है कि AB2L1 में क्या बनेगा, AB2L2 है तो क्या बनेगा, ये आपको अगर याद कर लिया ना, और याद कैसे होंगे, लिख लिख के याद करने पड़ेंगे, 2-3 बार लिख लिख के याद करोगे हो जाएंगे ना। ये आपको याद हो गया तो किसी भी मॉलिक्यूल की आप क्या निकाल सकते हो, शेप ज्योमेट्री निकाल सकते हो। अब बात करें अगर हाइड्रोजन से घिरा हुआ हो तो और भी आसान है। अगर आपका सेंट्रल एटम जो है ना वो अगर हाइड्रोजन से घिरा हुआ है ना तो और भी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये तरीका तो आसान है ही है, ठीक है। लेकिन अगर घिरा हुआ एटम हाइड्रोजन हो, ठीक है, सेंट्रल एटम के जो चारों तरफ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, फिर तो आपको मजे ही मजे आ जाएंगे, ठीक है। क्या करना आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कितने हाइड्रोजन है उसको माइनस कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो CH4 है जी, CH4 है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भैया होते हैं 4, ठीक है। माइनस कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा आपका AB4L0, ठीक है। 0 आने का मतलब, ये 0 आ गया मतलब क्या है, लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। और बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 4 हाइड्रोजन, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है तो 4 बॉन्ड तो बने होंगे पक्का, 4 हाइड्रोजन 4 ही बॉन्ड बनेंगे। तो AB4L0, AB4L0 का मतलब क्या होता है, टेट्राहाइड्रल, बस। तो अगर हाइड्रोजन से घिरा हुआ है ना सेंट्रल एटम, तो और भी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अगला करते हैं, NH3 को करते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, 5 होते हैं, 5 होते हैं। माइनस क्या कर दूंगा मैं, हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 मैंने माइनस कर दिया, 5 में से 3 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका AB3L2, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया AB3L2। और AB3L2 क्या होता है अभी देख लेते हैं बस। AB3L2 होता है आपका ये बैंड टी शेप, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैंड टी शेप, ठीक है। अगला करते हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है 5, 5 में से घटा देंगे कितने, 4 घटा दिए मैंने, कितना आ गया 1 आ गया। ऊपर पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा AB4L0, क्या आ जाएगा टेट्राहाइड्रल, ठीक है। अगला देखते हैं, NH2 नेगेटिव, ठीक है। 5 माइनस 2 करने हैं, 5 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को जोड़ते हैं अपन, है ना। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये AB2L2, ये इसका आंसर आ जाएगा। और AB2L2 क्या होता है, AB2L2 होता है आपका लीनियर बैंड शेप, सॉरी लीनियर नहीं बैंड शेप, ये हो गया आपका बैंड, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे निकाल लेने हैं। यहां पर अपनी जो VSEPR थ्योरी जो है वो यहां पर कंप्लीट हो जाती है। VSEPR थ्योरी कंप्लीट। अब अपन चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। चलो हाइब्रिडाइजेशन को कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में क्या कहते हैं, इसको संकरण कहते हैं। VSEPR आगे समझ में, चलो ठीक है। अब बात करेंगे संकरण, हाइब्रिडाइजेशन इससे भी आसान है, हाइब्रिडाइजेशन इससे भी आसान है। कैसे करनी है बस वो समझना आपको। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, जो वैलेंस शेल जो है आपकी, वैलेंस शेल जो है उसके अंदर वैलेंस शेल कौन सी होती है भैया, आखिरी कोश को कहते हैं वैलेंस शेल कहते हैं। जो अपनी बाह्य कोश होती है भैया, बाह्य जो शेल होती है उसे क्या कहते हैं अपन, वैलेंस शेल कहते हैं। जैसे 1s2 2s2 है, या 1s2 2s2 2p है, तो इसमें 2 वाली जो शेल है, आखिरी जो शेल है वो कौन सी 2 वाली है, 1 से बड़ा कौन होता है 2, तो 2 वाली क्या है आपकी आखिरी शेल है। तो आखिरी शेल के अंदर जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, यहां पर मिक्स होंगे। भैया नहीं समझ में आया, अभी दिखाते हैं, देखो। जैसे मान लो ये 2s है, ठीक है, और यहां पर 2p है, ठीक है। और 2p के अंदर आप सबको पता है कितने कमरे होते हैं भैया, 3 कमरे होते हैं। हर कमरे का नाम है जी, एक इस कमरे का नाम क्या है 2px, इसका नाम क्या है 2py, इसका नाम क्या है 2pz, और ये क्या है 2s है, ये आपका 2s के पास मतलब एक ही कमरा होता है। ये तो मैं भैया पता है ना, हम सीख लिए हमने कि जो p है उसके पास में 3 कमरे हैं और s के पास में एक कमरा है। मान लो ये वैलेंस शेल है, ये क्या है आपकी वैलेंस शेल है। तो ये यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, मिक्सिंग होगी मतलब ये 4 जो है आपके, एक कमरा ये और 3 कमरे ये चारों आपस में मिलेंगे और 4 नए कमरे बनाएंगे। इसको मैं एग्जांपल दूं आपको थोड़ा समझने के लिए, कि एक कोई जगह है, ठीक है, उसके अंदर 4 कमरे बने हुए हैं,
4 कमरे बने हुए हैं और वो चारों कमरे जो हैं वो अलग अलग साइज के बने हुए हैं। कोई एक छोटा कमरा है, एक बड़ा कमरा है, लेकिन उतनी दूरी के अंदर वो 4 कमरे बने हुए हैं। हमने मिस्त्री को बुलाया और कहा कि इन कमरों को तोड़ दो, उसने तोड़ दिया, ठीक है। फिर हमने कहा कि यहां पर 4 ही कमरे बनाने, उतनी दूरी में आपको 4 कमरे बनाने, लेकिन सबकी साइज जो है वो सेम होनी चाहिए। पहले छोटे बड़े कमरे थे, अब क्या है उनकी साइज सेम कर दो, ठीक है। उनको मिक्स करके आप सारी उनकी साइज क्या है सेम कर दो, ठीक है। तो इन चारों कमरों को क्या किया गया, मिक्स किया गया और मिक्स करने के बाद में क्या है 4 नए कमरे बना दिए गए, 4 नए कमरे बना दिए गए उसी जगह पर। पहले 4 कमरे थे लेकिन वो अलग अलग पड़े थे, अब उनको 4 मिक्स कर दिया और 4 नए कमरे बन गए हैं और समान साइज के बन गए हैं, ठीक है। ये देखो 4 कमरे बन चुके हैं। ये जो 4 नए कमरे बने हैं ना, यही क्या है हाइब्रिड, यही इसको क्या कहते हैं संकरण कहते हैं, इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो संकरण में समान ऊर्जा वाले कक्षक, कैसे ऊर्जा वाले, समान ऊर्जा वाले कक्षक जो है उनको अपन क्या कहेंगे, उनको आपस में अपन मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और मिलकर समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाएंगे, उसको क्या कहते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, ठीक है। मिक्स कौन होते हैं, जो समान ऊर्जा वाले हैं उन्हीं को मिक्स किया जाता है, ठीक बात है, हाँ ठीक। उन्हीं को मिक्स करेंगे और उसके बाद में वहां पर क्या है नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, उनको मिला के जितने मिलाएंगे, मान लो 3 मिलाएं तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 4 मिलाएं तो 4 नए कक्षक बनेंगे और बनने के बाद में जो बनते हैं इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन संकरण कहते हैं और उन कक्षक को क्या कहते हैं अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। ये आपकी एश है, ये 2p है, ठीक है। दूसरी शेल के अंदर है, सारे क्या है दूसरी शेल के हैं, दूसरी शेल के मतलब इनकी ऊर्जा क्या समान है। यहां पर मैं 2s और 3s को नहीं मिला सकता, अरे 3s के कमरे और 2s के कमरे नहीं मिला सकता। अरे मेरे कमरे मैं अपने पड़ोसी कमरे तोड़ के यार आपस में मिक्स कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता भाई। पड़ोसी का घर और मेरा घर तोड़ के आपस में मिक्स कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो दूसरे घर है ना। तो यहां पर 2p और 3s का नहीं मिला सकता ना, 2s 2p का मिला सकता हूं, 2s 2p का मिला सकता हूं, ठीक बात है, ठीक है। तो 2s 2p का अपन मिला सकते हैं और यहां पर तोड़ के अपन उनको मिक्स करके 4 अपन ने तोड़े हैं तो 4 ही नए बन जाएंगे, ठीक है। जितने तोड़ेंगे, जितने मिलाएंगे उतने ही नए बनेंगे। चलो, संकर कक्ष की संख्या कितनी होगी, जितने कक्षक संकरण में शामिल होंगे, जितने कक्षक संकरण में शामिल होंगे उतनी ही नई संख्या बनेगी। और समझ में आ गई, ठीक है। जितने तोड़ के बनाएंगे कमरे, 4 कमरे तोड़े तो 4 ही नहीं बनेंगे, 3 तोड़े तो 3 नए बनेंगे, 2 तोड़े तो 2 नए बनेंगे, ना। तो संकर कक्ष की जो संख्या है वो किस पर निर्भर करेगी, वो किसके बराबर होगी, जितने कक्षक संकरण में शामिल होंगे। जितने कक्षक संकरण में शामिल होंगे उसी के बराबर होगी संकर कक्षक की संख्या। याद भी समझ में आ गया भैया। वैलेंस शेल कोष के कक्षक ही संकरण में शामिल होंगे, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। जो आपकी वैलेंस शेल होती है, जो बाहर वाली जो शेल होती है, उसी के जो आपके कक्षक है, उसी के ऑर्बिटल जो है वो यहां पर शामिल होते हैं, ठीक है। बाकी नहीं होंगे, सिर्फ वैलेंस शेल कोष के जो कक्षक हैं वही संकरण में शामिल होते हैं। अब आपको एक चीज और याद ध्यान में रख लेनी है, साइज किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, वो देख लो। sp sp2 sp3, sp की साइज सबसे कम, फिर sp2 sp3। भैया ये कैसे हुआ, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि समान साइज के, बराबर साइज के, यहां पर क्या 2 कमरे बने हुए हैं, बराबर साइज के हैं, ठीक है। यहां पर क्या 3 कमरे बने हुए हैं, और 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 कमरे ज्यादा बड़े होंगे कि 2 कमरे, भैया समान साइज के हैं तो 3 वाले ज्यादा होगा, नहीं वरना तो ऐसा बोला ना कि भाई 2 वाले बड़े कमरे हैं और 3 वाले छोटे कमरे हैं, नहीं, साइज सबकी सेम है। तो sp2 मतलब 3 कमरे हैं तो 3 कमरे ज्यादा दूरी घेरेंगे तो उनकी साइज क्या है ज्यादा होगी। फिर sp3 के अंदर क्या है 4 कमरे हैं, 3p के और एक s का, तो 4 कमरे, तो 4 कमरों की साइज तो ज्यादा बड़ी होगी। तो ये साइज का ऑर्डर आपका sp से ज्यादा sp2 का, sp2 से ज्यादा sp3 का, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये मान लो s है, ठीक है, और ये p है, ठीक है। s और p, ठीक। अब s के पास में क्या है 1 कमरा है और p के पास में 3 कमरे हैं। हमने बात करी, s ने बात करी किससे, p से कहा कि यार अपन मिक्स हो जाते हैं और क्या है नए कमरे बनाते हैं। तो p के जो 3 कमरे हैं उनमें से 1 कमरा ही माना, बोला कि ठीक है भाई 2 वाले मना कर दिए, बोले हम तो नहीं मानेंगे, हम नहीं तोड़वाएंगे भाई, ठीक है। मान लो कि एक घर है जो है उसमें क्या है 4 भाई रहते हैं और एक भाई ने कहा कि यार अपन अपना जो है घर का थोड़ा रेनोवेट करा लेते हैं, बढ़िया करवा लेते हैं ना, नई डिजाइन का बनवा लेते हैं। तो उनमें से 4 में से जो है 2 ही माने कि भाई हम तो क्या है इसको ठीक कराने में राजी हैं। 2 ने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं तुड़वाएंगे, पुराना घर हमारी यादों से जुड़ा हुआ है तो हम तो इसको नया नहीं बनवाएंगे ना। तो 2 ही माने 4 में से, ठीक है। तो 2 ने अपने हिस्से में जितने कमरे आते थे उनको तुड़वा के क्या नया बनवा लिया और 2 जिन्होंने 2 नहीं माने उनका पुराना रह गया। तो यहां पर क्या एस तो मान गया और पी के पास में 3 कमरे थे, उनमें से 1 ही कमरा माना, मतलब 1 ही भाई माना। इन दोनों ने मिक्स हुए और इन्होंने क्या बना लिया 2 नए कमरे बना लिए, 2 नए कमरे बना लिए। अब ये पहले अगर अकेला
S था, ये अकेला P था, लेकिन अब दोनों साथ में मिलकर तो क्या हो गए, sp नाम हो जाएगा इनका। क्या हो जाएगा नाम है, sp इन कमरों का नाम क्या हो जाएगा, sp नाम हो जाएगा। तो ये दो नए कमरे बन गए। ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, एस को वो दूसरा कमरा जो दो भाई जो नहीं माने थे ना, उनमें से भी एक बोला कि यार मैं भी मिक्स होना चाहता हूं तुम्हारे साथ, है ना, तुम्हारा घर तो यार नया बन गया, बढ़िया लग रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ मिक्स होना चाहता हूं। तो एस ने कहा ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, एस तो है ही, और यहां पर पी के क्या है, दो कमरे जो है वो राजी हो गए मिक्स होने के लिए। तो एस और पी के दो कमरे जो है वो राजी हो चुके हैं। एस और पी के क्या है, दो कमरे जो है यहां पर राजी हो गए। तो तीन लोग यहां पर मिक्स होंगे, तीन कमरे मिक्स हुए तो तीन नए कमरे बनेंगे, और तीनों का नाम क्या हो जाएगा, sp2 sp2 sp2, क्योंकि तीनों की क्या है, बराबर की हिस्सेदारी है। फिर यहां पर हुआ, तीनों जो तीन भाई पहले थे पी वाले, वो सारे मना कर रहे थे। अब वो क्या है, राजी हो गए सारे के सारे कि भैया हम सारा आपके घर बढ़िया लगने लग गए, तो हम क्या सारे क्या है इसको बढ़िया बनाते हैं, सारे मिल बांट के बढ़िया बनाते हैं। तो एस तो राजी था ही, ठीक है। एस के साथ में कौन मिल गया, पी, ये वाला भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया। तीनों जब आपस मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर sp3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, sp3। पहले एक ही p मिला था, एक s था, एक p मिला था, तो क्या बना था, sp बना था। फिर एक s दो p मिले तो sp2, यहां पर एक s और तीन p मिले तो sp3। ये आपको एंगल याद रखना है। sp के अंदर कितना एंगल होता है, 180 डिग्री, 120 डिग्री, और इसमें 109.5 डिग्री, ठीक है, 109.5 डिग्री, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब यहां पर देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, बहुत मजा आ जाएगा आपको ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करना है आपको, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की संख्या, यहां क्या लिखी हुई है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की संख्या लिखी हुई है, और यहां पर हाइब्रिडेशन का प्रकार लिखा हुआ है। अगर आपके सामने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की संख्या दो आ रही है, अगर आपके सामने कोई मॉलिक्यूल दिया गया है और मॉलिक्यूल में क्या है, उसमें अगर आपको लोन पेयर निकालोगे, बॉन्ड पेयर निकालोगे, और की संख्या दो आ रही है ना, तो आप क्या कह दोगे, भैया इसके तो क्या हाइब्रिडेशन कैसा है, sp हाइब्रिडेशन है, इसका हाइब्रिडेशन कैसा है, sp है। अगर दो संख्या आ रही है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, भैया कैसे निकाल लेंगे, अभी सिखाया तो था आपको, आता है आपको, ये निकालना आता है आपको, सिखा दिया मैंने वैसे, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि आपको आता है, अभी मैं बताऊंगा वापस तो आपको समझ में आ जाएगा। आता आपको आता है ना। तो अगर दो आया ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की संख्या अगर दो आई तो आपके सामने हाइब्रिडेशन होगा वो sp होगा। अगर तीन आई तो sp2 होगा, अगर चार आई तो sp3, पांच आई तो sp3d, छह आई तो sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी, और सात आया तो sp3d3 होगा। भैया ये 2 3 4 5 6 7 ये कैसे आएंगे, ये भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। वैसे आपको निकालना आता है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा ना। चलो सीख लिया आपने वैसे ना। ये होगा आपका, दो आया तो sp, तीन आया तो sp2, चार आया तो sp3, भाई ये तो याद हो गया मैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब इसको निकालेंगे कैसे, चलो वो निकाल के करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था यार, आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आ जाओ, देखो SO3 है, ठीक है, SO3 है। SO3 के अपन ने बॉन्ड पेयर निकाले थे, लोन पेयर निकाले थे, भैया कब निकाले थे, अरे निकाले तो हैं, ये क्या निकाल रखे हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो निकाल रखे हैं। क्या किया अपन ने, सल्फर जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए सबको, 24 आ गया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 24, इसमें 8 का भाग दिया तो कितना आया, 3 आया। यहां पर क्या आ गया अपना Ab3L0। Ab3L0 का मतलब क्या है कि 0 लोन पेयर है और 4 क्या है, 3 क्या है बॉन्ड है। तो बॉन्ड कितने हैं, 3 है, प्लस 0 लोन पेयर, कितना आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा। और 3 में क्या बनता है, sp2 बनता है। तो यहां पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp2। अरे निकाल लोगे क्या, तो VSEPR सीख ली तो हाइब्रिडेशन भी आ गई ना। ठीक है आगे और करते हैं, इन्हीं को कर लेते हैं। चलो SO4 नेगेटिव को देखो भाई, Ab4L0 है, Ab4L0 है। Ab4L0 का मतलब क्या होता है कि 4 बॉन्ड है प्लस 0 लोन पेयर है, और 4 का मतलब टोटल आंसर क्या है, 4 आया। 4 का मतलब क्या होता है, sp4, सॉरी sp3 क्या होता है, sp4 तो कुछ नहीं होता, sp3, ठीक है, इसका sp3 हाइब्रिडेशन आ गई। फिर NO2 पॉजिटिव की बात करते हैं, थोड़ी देर पहले किए थे अपन ने ना, ये Ab2L0 आया था, Ab2L0 आया था, ठीक है। B2 का मतलब क्या है, 2 क्या है यहां पर बॉन्ड पेयर है, तो 2 प्लस लोन पेयर कितना 0, 2 आया आंसर। तो 2 में क्या बनता है, sp बनता है जी। ये किसकी क्या हाइब्रिडेशन होगी, sp हाइब्रिडेशन होगी। खत्म हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। SO4 का देख लो, किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडेशन उसका शेप निकाल सकते हो, एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है, बार बार फॉर्मूले आपको याद करने ही नहीं है, ठीक है। VSEPR समझ में आई, हाइब्रिडेशन ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गई। SO4 की बात करते हैं, क्या आया था अपना Ab4L1। Ab4L1 का मतलब क्या है, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 का मतलब 5 आया आंसर। और 5 में क्या बनता है, 5 में बनता है sp3d बनता है। क्या बनता है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp3d। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। I3 नेगेटिव का देखते हैं, आंसर क्या आया था इसका, Ab2L3, 5 में क्या बनता है, sp3d। बस खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। P43 नेगेटिव, Ab4L0, 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी, ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं जी। XgF6 देखा था आपने, AB6L1, आंसर कितना आएगा 7 है, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में क्या बनता है sp3d3, ये अपना आंसर आ गया, हाइब्रिडेशन होगी इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी की भी हाइब्रिडेशन, उसकी ज्योमेट्री, उसका शेप जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो हाइब्रिडेशन होगा क्लियर। इसको भी देख लेते हैं, इसको भी चलो देख लेते हैं। इसमें कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। लोन पेयर क्या है? 0 है, कोई लोन पेयर नहीं है। 4 में क्या बनता है? sp3 बनता है। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म ही हो गया। इस प्रकार से आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकाल सकते हो। भैया आपने बहुत अच्छा तरीका बताया, हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। चलो संकरण के अनुप्रयोग की बात करते हैं। संकरण के अनुप्रयोग, इसकी एप्लीकेशन क्या है? संकरण निकालना आ गया, हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो किसी की भी। अब बात करेंगे संकरण के अनुप्रयोग क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। तो बॉन्ड एंगल, पहले अपन बॉन्ड एंगल पता कर सकते हैं। संकरण से क्या कर सकते हैं? पता क्या पता कर सकते हैं बॉन्ड एंगल पता कर सकते हैं। संकरण के में उपयोग हुए डी ऑर्बिटल का प्रकार बता सकते हैं कि संकरण में कौन से प्रकार के डी ऑर्बिटल उसमें उपयोग हुए। अभी आगे अपन पढ़ेंगे इस बारे में, ठीक है। अभी आप इतना समझो बस कि ये अपन को पढ़ते हैं, ये आगे पढ़ेंगे अपन इनको डिटेल में कि बॉन्ड एंगल, संकरण में उपयोग हुए डी ऑर्बिटल का प्रकार, विषम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और स्पीसीज में संकरण की बात करेंगे, ठीक है। ये सारी बात करने वाले हैं। ठोस अवस्था में कुछ मॉलिक्यूल का संकरण देखेंगे अपन, है ना। एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल देखेंगे। ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। ये संकरण की क्या एप्लीकेशंस है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। चलो बॉन्ड एंगल पढ़ते हैं, फिर आज, है ना, फिर खत्म करते हैं। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल आपको देखना है तो सबसे पहले क्या संकरण देखो। अब आपको ये नहीं पूछेगा कि आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया और कह दिया कि यार इसमें बॉन्ड एंगल बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि 3 आपको मॉलिक्यूल दे दिए, 3 आपको कोई मॉलिक्यूल दिए हैं और कह दिया कि इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ हमें। क्या बताओ? किसका सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है, फिर उससे कम किसका है, फिर उससे कम किसका, या फिर ऐसे कह देगा कि सबसे कम किसका है, फिर उससे ज्यादा किसका है, फिर उससे ज्यादा किसका है। बॉन्ड एंगल का आपको क्रम पूछेगा, किसी एक का बॉन्ड एंगल नहीं पूछेगा, ठीक बात है। अब क्रम कैसे पता लगेगा हमें, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको बॉन्ड एंगल, आपके सामने 3 मॉलिक्यूल रख दिए गए ए बी सी और कह दिया कि इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, कम किसका होगा और कम किसका होगा, ये आपको ऑर्डर देखना है। तो सबसे पहले आप क्या देखो? संकरण देख लो। क्या देख लो? संकरण देख लो। अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं क्वेश्चन में और कहा जाए कि इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ, तो सबसे पहले क्या करो? आप संकरण चेक कर लो उन मॉलिक्यूल्स का। संकरण तो चेक करना आ ही गया ना आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, 8 का भाग मारो और जो भी आपका बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या है उसको क्या कर दो, उसका उतनी क्या कर दो आप sp2 sp3 और निकाल ले लोगे ना। चलो अब बात करते हैं कि संकरण जो है, एक मिनट, ठीक है। संकरण आपने निकाल लिया भैया, निकाल लिया संकरण, तो हमने निकाल लिया, वो तो हमें आता है, ठीक है। अगर आपने संकरण निकाल लिया और अगर संकरण आता है sp, संकरण आता है sp, तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। जिस मॉलिक्यूल का संकरण अगर sp आया है ना, उसका बॉन्ड एंगल सबसे अधिक होगा। जिसका sp2 आया है उसका कम होगा और जिसका sp3 आया है उसका सबसे कम होगा। आपके पास में 3 मॉलिक्यूल हैं और उन तीनों मॉलिक्यूल का आपको कहा कि इनका ऑर्डर बताओ बॉन्ड एंगल का, तो क्या करोगे आप? उनकी हाइब्रिडेशन निकाली, आपके सामने हाइब्रिडेशन क्या आई? एक की sp आई, एक की sp2 आई, एक की sp3 आई। आपके सामने सिंपल हो गया सब कुछ। sp अगर जिसकी आई है उसका बॉन्ड एंगल सबसे अधिक होगा, जिसकी sp2 आई है उसका कम होगा, sp3 वाले का और कम होगा। भैया ऐसा क्यों? अभी तो बताया था मैंने आपको कि sp के अंदर कितना बॉन्ड एंगल होता है? 180 डिग्री, 120 डिग्री sp2 के अंदर और 109.5 डिग्री किसके अंदर? sp3 के अंदर। तो सबसे बड़ा कौन है? 180 डिग्री। बस खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया आपने कहा कि बॉन्ड एंगल के लिए हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे और कहेगा ये इसका ऑर्डर बताओ, बोल ठीक है। और हमने हाइब्रिडेशन चेक भी कर ली, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाए हमने हाइब्रिडेशन चेक करी और सबकी हाइब्रिडेशन मान लो सेम आ गई, सब 3 मॉलिक्यूल दिए, तीनों की हाइब्रिडेशन मान लो sp3 आ गई, तब हम क्या करेंगे? तब आपको करना है दूसरी स्टेप पे आना है। ये पहली स्टेप होती है, ठीक है। संकरण पहली स्टेप है। संकरण के अंदर आप क्या करोगे? बॉन्ड एंगल पता लग जाएगा आपको। अगर सबका बॉन्ड एंगल सेम आ रहा है, सबकी हाइब्रिडेशन अगर सेम आ रही है, तो आप एक काम करो, दूसरी स्टेप पे आओ। दूसरी स्टेप पे क्या है? यदि संकरण सेम हो, अगर आपको मॉलिक्यूल्स जो दिए गए उनके संकरण अगर सेम है, तब आपको लोन पेयर चेक करना है, ठीक है। संकरण सेम है तो क्या करो? लोन पेयर चेक करो। लोन पेयर अगर प्रेजेंट है, लोन पेयर अगर एब्सेंट है ना सेंट्रल एटम पर, भैया लोन पेयर कैसे पता लगेगा? अरे लोन पेयर तो आप निकालोगे ना, संकरण निकालने के लिए आप लोन पेयर तो निकाल ही लोगे। भाई AB4L0, L0 का मतलब क्या? इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। L1 का मतलब क्या? इस पर लोन पेयर है। खत्म हो गई बात, ठीक है। तो अगर संकरण सेम आ रहा है ना, तो लोन पेयर चेक करेंगे दूसरी स्टेप में, और लोन पेयर अगर चेक किया आपने और उस पर लोन पेयर एब्सेंट है, सेंट्रल एटम पर क्या है? लोन पेयर नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? सबका बॉन्ड एंगल सेम है, ठीक है। आपके पास में 3 मॉलिक्यूल दिए गए क्वेश्चन में, आपको कहा गया कि इनका आप क्रम बताओ,
बॉन्ड एंगल का, आपने हाइब्रिडेशन चेक करी, हाइब्रिडेशन जो सबकी सेम आई, तो आपने कहा कि हम दूसरी स्टेप पे जाएंगे। दूसरी स्टेप में हम लोन पेयर चेक करते हैं। आपने लोन पेयर चेक किए, लोन पेयर कोई मौजूद था नहीं, उन पर लोन पेयर कोई था ही नहीं। लोन पेयर अगर एब्सेंट है तो आप कह दो कि तीन जो मॉलिक्यूल आपने दिए हैं जी, इनका क्या है, सबके बॉन्ड एंगल क्या है, बराबर के हैं, ठीक है, इनके बॉन्ड एंगल क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर आपने लोन पेयर चेक किया और उस पर लोन पेयर मौजूद है, प्रेजेंट है, तब आपको करना क्या है, तब आपको देखना है कि लोन पेयर की संख्या अगर ज्यादा है ना, लोन पेयर की संख्या अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तीन मॉलिक्यूल दिए हैं, एक के अंदर मान लो लोन पेयर कितने, तीन है, और एक के अंदर क्या है, लोन पेयर दो है, एक के अंदर लोन पेयर एक है। तो क्या करोगे आप, ये कह दो कि जिसके अंदर लोन पेयर तीन है ना, उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, जिसके अंदर लोन पेयर दो है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, जिसके अंदर बॉन्ड एंगल एक है उसका लोन पेयर और ज्यादा होगा। तो लोन पेयर की संख्या जिसके अंदर ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। समझ में आई बात? भैया आपने क्या किया, अरे मॉलिक्यूल दिए गए हैं, क्रम पूछा है आपको, संकरण आपने चेक किया, वो सेम आ गया। दूसरे स्टेप पे आप आए, अगर आपने चेक किया कि लोन पेयर इसमें नहीं है तो आप कह दोगे साइज सेम है। लेकिन अगर लोन पेयर अगर उस पर मौजूद है तो आप क्या करोगे, जिसकी लोन पेयर, जिस मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर की संख्या ज्यादा होगी उसकी साइज, उसकी बॉन्ड एंगल, साइज बोल रहा हूं, बॉन्ड एंगल जो कम होगा, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि भैया अगर जो मॉलिक्यूल हमें दिए गए उनका संकरण भी सेम हो और लोन पेयर की संख्या भी सेम हो, तब क्या करना है हमें, आ जाओ। लोन पेयर और संकरण दोनों अगर सेम हो ना, तब करना आपको घेरे हुए जो एटम है ना उसकी साइज आपको चेक करनी है। जो इस एटम ने घेर रखा है, एक तो मेन एटम होगा जो सेंट्रल एटम कहते हैं, और बाकी जो घेरे हुए जो एटम है उनकी साइज अगर बढ़ रही है ना तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। उनकी साइज अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और सेंट्रल एटम की अगर साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल घटेगा। अब क्वेश्चन करेंगे उस पर इस पर बेस्ड, और आपको ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। आ जाओ करते हैं। बॉन्ड एंगल का क्रम बताना आपको, ये मॉलिक्यूल्स आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। कुछ करते हैं अपन, ठीक है। NO2 पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव अपने सामने, इनका बॉन्ड एंगल अपन को बताना है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे अपन, सबसे पहले चेक करेंगे अपन क्या है, हाइब्रिडेशन। पहली स्टेप क्या, संकरण चेक करते हैं अपन, ठीक है। चेक कर लेते हैं। 5 + 6 × 2 और कितना जाएगा, 6 12 6 6 12 और 12 17 17 माइनस 1 कर दूंगा क्योंकि प्लस चार्ज पे, तो कितना जाएगा 16। 16 में 8 के भाग दूंगा, कितना जाएगा, 16 में 8 का 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा। तो क्या जाएगा अपना आंसर AB2L0, ठीक है। तो जो बॉन्ड आया वो कितना आया, बॉन्ड और लोन पेयर का जो आया अपना वो कितना आया, 2 आया। 2 का मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। 2 का मतलब क्या होता है, SP, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, अगला करते हैं। NO2 नेगेटिव का निकाल लेते हैं। 5 इसका नाइट्रोजन का और 6 आपकी ऑक्सीजन का, कितनी ऑक्सीजन, 2 है, माइनस नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा। तो 6 12 12 और 1 5 17 17 और 1 18 18 18 में क्या कर दूंगा, 8 का भाग दूंगा, तो कितना जाएगा, 8 1 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ 2 आ जाएगा, 2 क्या जाएगा आपका शेष फल आ जाएगा। शेष फल में मैं क्या दूंगा, 2 का भाग दे दूंगा, तो क्या जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा क्या, AB2L1, ठीक है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 में क्या होता है, sp2, ठीक है। एक जो है आपके सामने sp है और एक क्या है, sp2, और हाइब्रिडेशन समान नहीं है। और हाइब्रिडेशन क्या कहती है कि sp वाले की एंगल क्या है, बड़ा होता है। तो यहां पर एंगल किसका बड़ा होगा, एंगल होगा बड़ा NO2 पॉजिटिव का। बस खत्म हो गई क्वेश्चन। इस तरीके से आपको चेक करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। SO2 CO2, ठीक है, इसे कर लेते हैं। चलो मैं सारे ना करवा के कुछ करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लोगे क्या, अरे करोगे क्या खुद, चलो मैं कुछ करवाता हूँ, बाकी अगली क्लास में मैं आपको करवा दूंगा। अगर कुछ नहीं आए तो पूछ लेना, इनमें से कोई नहीं आएगा तो आप पूछोगे मुझे और मैं आपको रिप्लाई करूंगा, वरना अगली क्लास में इनको पूरे को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं, ये सेम दिख रहा है, इसको करके देखते हैं, आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बोरोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3, ठीक है। कलर दूसरा लेते हैं, चलो 3। क्लोरीन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। कितने क्लोरीन है, 3। तो 7 7 21 21 और 3 24। 24 में 8 का पूरा भाग जाएगा, 8 24, 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 3 में क्या होता है आपका, sp2 होता है। ऐसा ही सेम आंसर इसका आएगा, BBr3 का भी आएगा, क्योंकि बोरोन की कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। Br3 का कितना होता है, वही Br का कितना होता है, 7 और 3 है, तो ये इसका भी वही आएगा, है ना, sp2 ही आएगा, और इसका भी sp2 ही आएगा। चाहे फिर निकाल के देख लो, सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, बाकी सब एक ही ग्रुप के हैं ना। तो sp2 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 सबकी हाइब्रिडेशन समान आ गई भैया, हाइब्रिडेशन तो सबकी सेम आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन तो सबकी सेम आई है। तो पहली स्टेप पर तो अपना आंसर नहीं मिला। दूसरी स्टेप आते हैं, यदि संकरण सेम हो तो लोन पेयर चेक करेंगे। लोन पेयर चेक करो, आ जाओ भाई, लोन पेयर चेक करो। लोन पेयर है या किसी पे,
लोन पेयर है क्या किसी पे? इस पर तो लोन पेयर नहीं है, BCl3 पे तो नहीं है, ठीक है, तो आपके BBr3 पर भी नहीं ही होगा, इन पर लोन पेयर भी नहीं है, ठीक है। BBr3 को भी देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, कर लेते हैं, चलो। 5 + 7 × 3 कितना आ जाएगा? 24। 24 में पूरा पूरा भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? सॉरी 5 कितना, मैं 3 प्लस, सॉरी माफी चाहूंगा, 3 + 7 × 3 पूरा पूरा भाग जाएगा, और क्या होगा आपका? लोन पेयर कोई नहीं आएगा। तो Bi3 पर भी कोई लोन पेयर नहीं है, तीनों पर लोन पेयर भी नहीं है, और इनकी हाइड्रोजन भी सेम आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों की एंगल क्या है? समान है ना। और यहां पर देखो मैं लिखा हुआ भी है, अगर लोन पेयर एब्सेंट हो तो बॉन्ड एंगल सेम होता है। यहां पर लोन पेयर एब्सेंट है तो बॉन्ड एंगल सबका बराबर है, ठीक है। चलो आगे करते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको 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 कर लेते हैं, इस वाले को करते हैं, ठीक है। इसको करें कि पहले दूसरा एक और करके देख लें? ये वाला कर लेते हैं, चलो। नहीं ये तो सेम ही हो जाएगा, ये वाला नहीं करते, ये वाला कर लेते हैं, इसको करते हैं, 5 वाले को करते हैं ना। SO2 6 + 6 × 2, 2 ऑक्सीजन है तो × 2 कर दिया मैंने, ठीक है। 6 × 6 = 6 × 2 = 12, 12 और 6 = 18, 18 आ गया। 18 में बनने 8 का भाग दिया, 8 का भाग दिया तो 8 दूनी 16, 16 में 2 घटाया, ठीक है। अपना क्या जाएगा? AB2L1, क्योंकि इस 2 में अपन 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। AB2L1 आ गया ना। AB2L1 का मतलब क्या है? 3 आंसर आया है, 3 का मतलब होता है sp2। SO2 क्या है? sp2 हाइब्रिडेशन आ गई। BF4 को देख लेते हैं, BF4 को निकालते हैं, चलो। BF4 बोरोन के कितने? 3 प्लस फ्लोरीन के कितने? 7। कितने फ्लोरीन है? 4 हैं। 28 और 3 32, 28 और 3 31 होता है, 32 कैसे होता है? 31। यहाँ BF4 नेगेटिव है ना, BF4 नेगेटिव है, तभी मैं सोचूं ऐसे क्यों हो रहा है। BF4 नेगेटिव है भाई, ठीक है। यहाँ क्या कर दूँ? +1 भी करूंगा ना, तो आंसर आएगा 32। 32 में पूरा पूरा भाग जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, 4 आ जाएगा ना। कोई लोन पेयर नहीं है। 4 में क्या बनता है? sp3 बनता है, sp3 sp2 sp3, इसमें तो क्लियर आंसर दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल किसका बड़ा होगा? sp2 वाले का बड़ा होगा। और एक और कर लेते हैं अपन, ये वाला कर लेते हैं, फिर अपन कल की क्लास में करेंगे इसको, क्योंकि टाइम हो रहा है, ठीक है। NF3 को देखो भाई, ठीक है। NF3 को निकालते हैं। 5 + F का कितना हो जाएगा? 7 × 3, 7 21, 21 + 5 26, 26 में 8 का भाग देंगे, 8 दूनी, सॉरी 8 3 24, 24 - 2 क्या जाएगा? AB3L1, 2 में भाग देंगे तो आ जाएगा 1, AB3L1। आंसर कितना आया? 4। 4 में क्या बनता है जी? sp3। ये sp3 आ गया तो ये भी sp3 आएगा, ये भी sp3 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्या है? Br है इसमें, सेम ग्रुप सेम ग्रुप सेम ग्रुप, NB सेम सेम सेम, तो sp3 हाइड्रोजन से सेम होगी तो क्या करेंगे अपन? लोन पेयर चेक करते हैं। लोन पेयर इसमें है जी, लोन पेयर चेक किया हमने, लोन पेयर मौजूद है। लोन पेयर जब मौजूद होता है तो अपन क्या देखते हैं? लोन पेयर की संख्या जिसमें ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उसका कम होगा, ठीक है। तो यहां पर लोन पेयर की संख्या भी सब में सेम होगी, इसमें भी L1 आएगी, इसमें भी L1, इसमें भी L1 आएगी, तब चेक करके देख लेना, L1 ही आएगी सब में। लोन पेयर की संख्या भी सेम होगी तो क्या करना है? लोन पेयर संख्या और हाइड्रोजन संकरण जब सेम हो जाए तो करना क्या होगा? घेरे हुए एटम की साइज देखो, आ जाओ। लोन पेयर की संख्या भी सेम होगी, संकरण भी सेम है, अगर करना अपन को घेरे हुए एटम, मेन एटम कौन है अपना? सेंट्रल एटम कौन है आपका? नाइट्रोजन। घेरा हुआ एटम कौन है आपका? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये क्या घेरे हुए एटम है, इनकी साइज देखो अब, है ना। इनकी साइज कैसे पता लगेगी? अरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि ग्रुप के अंदर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ग्रुप के अंदर जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होती है? साइज क्या है? बढ़ती है। तो फ्लोरीन क्या है? ऊपर ही ऊपर होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो साइज बढ़ेगी। तो फ्लोरीन की साइज कम है, क्लोरीन की साइज ज्यादा है, ब्रोमीन की साइज और ज्यादा है। तो साइज बढ़ेगी तो क्या होगा आपका? साइज बढ़ेगी तो आपकी बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल ऐसे ये आपका क्रम आ जाएगा बॉन्ड एंगल का। इस प्रकार से आपको चेक करना है, ये बाकी आपको चेक करने हैं और अपना आंसर जो है वो आपको निकालना है। जो समझ में नहीं आए वो पूछ लेना, अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेक्चर समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।